अस्सलामुअलैकुम। पूनम ने आंखें खोलकर देखा। वो अपने खूबसूरत बेडरूम में थी, लेकिन आरामदेह फोम के बिस्तर पर नहीं, कालीन पर लेटी हुई थी। खुली हुई आंखों ने पहले छत को देखा। कमरा एयर कंडीशन था, छत का पंखा गर्दिश नहीं कर रहा था। फिर उसने सामने देखा। उसके पैरों के पास गुरु बजरंग तिलकधारी कालीन पर पालती मारे बैठा हुआ था। गुरु बजरंग तिलकधारी के पीछे पूनम के माँ बाप, चचा और चचाजाद भाई नजर आए। उसी आंखें खोलते देखकर उन सब ने खुश होकर भैया आवाज कहा, जय हो गुरु बजरंग महाराज की। आप बड़े शक्तिमान हैं, आप नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। बाप ने उठकर कहा, बेटी पूनम उठो और गुरु महाराज के चरणों पर सर रख दो, तुम मर चुकी थी, इन्होंने नई जिंदगी दी है। वो उठकर बैठ गई। फिर दो जानू होकर गुरु महाराज के सामने झुकते हुए अपना सर उसके कदमों में रख दिया। गुरु बजरंग तिलकधारी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, उठो और मेरी तरह पालती मारकर मेरी आंखों में आंखें डालकर दिल है दिल में इन मंत्रों का जाप करती रहो, जिन्हें अपनी मौत से पहले पढ़ा करती थी। मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता रहूंगा। बाकी लोगों ने पूनम के नए जीवन का यकीन कर लिया है। वो कमरे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दें, जब तक बुलाया ना जाए कोई इधर ना आए। पूनम के माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार वहां से उठकर हाथ जोड़ते हुए कमरे से बाहर आ गए और दरवाजे को बंद कर दिया। बजरंग तिलकधारी ने पूनम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तेरा नाम क्या है? वह सैरज़ादा सी आवाज़ में बोली, पूनम विश्वनाथ, और मेरे डैडी का नाम विश्वनाथ है। मेरी मम्मी आपके ज्ञान ध्यान को मानती थी और आपकी सेवा करती थी। आप जो कहते थे वो हो जाया करता था। मेरे डैडी आपकी बात मानकर जिस कारोबार में रकम लगाते, लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा हासिल करते। आप जो पेशगोई करते थे वो दुरुस्त हुआ करती थी। तू हमेशा बीमार रहा करती थी। तेरे डैडी तुझे यूरोप और अमेरिका ले जाकर तेरा इलाज कराया करते थे, और मैं कहता था वो बड़े बड़े डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर सकेंगे। हाँ, उनके इलाज से कुछ दिनों के लिए बीमारी से निजात हासिल करती थी, फिर बीमार हो जाया करती थी। मैंने ज्ञान शक्ति से मालूम किया था कि तेरी आत्मा तेरे जिस्म का साथ छोड़ने वाली है। तेरी तकदीर कहती थी कि तेरी आत्मा को जितने अरसे तक तेरे जिस्म के अंदर रहना था वो अरसा पूरा हो रहा है, और रविवार की शाम को आत्मा तेरा साथ छोड़ देगी और तू मर जाएगी। हाँ, आपने मुझसे और मेरे डैडी मम्मी से भी यही कहा था। फिर यह भी कहा था कि आप मुझे मौत से छीनकर दूसरा जीवन दे सकते हैं। मैंने अपनी ज्ञान शक्ति से मालूम किया था कि पंजधारी नगर के करीब एक खंडर में एक सुंदर नारी आत्मा शक्ति हासिल करने के लिए ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहती है। अपने मौजूदा जिस्म को छोड़कर किसी दूसरे जिस्म में जाना चाहती है। अगर मैं अपनी आत्मा शक्ति से काम लेकर उसकी मदद करूं तो उसे मौजूदा जिस्म से निकालकर तेरे मुर्दा जिस्म में पहुंचा सकता हूं। क्या आप किसी दूसरी लड़की के जिस्म से आत्मा निकालकर मेरे मुर्दा जिस्म में नहीं पहुंचा सकते थे? नहीं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि किसी की आत्मा को उसके जिस्म से ज़बरदस्ती निकाल सकूं, लेकिन इतनी शक्ति है कि जो आत्मा खुद जिस्म बदलना चाहे और शक्ति की कमी के बायस ना निकल सके तो मैं उस आत्मा की मर्जी से उसे एक जिस्म से निकालकर दूसरे मुर्दा जिस्म में पहुंचा सकता हूं। और तू देख रही है कि मैं ऐसा कर चुका हूं। क्या बता सकते हैं कि मेरे अंदर किसकी आत्मा है? उसकी आत्मा के बारे में मुझे इतना ही मालूम हो सके कि वो भी शक्तिमान थी, और अब फिर शक्ति हासिल करने के लिए उस खंडर में बैठकर तपस्या कर रही थी। मुझे अपने ज्ञान से पता चला कि मैं तेरा मुर्दा जिस्म लेकर उधर से गुजरूंगा तो वह किसी मजबूरी से खंडर छोड़कर दौड़ती हुई हमें रास्ते में मिलेगी। मैं खास मंत्र पढ़कर जिस्म बदलने के लिए उसकी मदद करूंगा तो वो राजी खुशी तेरे जिस्म में आ जाएगी। मैं तो उस वक्त मर चुकी थी। क्या वो खुद हमारी गाड़ी में आ गई थी? हाँ, वो कहीं से भागती हुई आई थी। हमने गाड़ी रोकी तो वो गाड़ी में सवार हो गई। उसने बताया कि कुछ मुसलमान उसके दुश्मन बन गए हैं और उसे घेर कर मुकद्दस आयतें पढ़ती हैं ताकि उसकी रही सही आत्मा शक्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसने मुझसे हाथ जोड़कर इल्तिजा की। मैंने गाड़ी की पिछली सीट पर उसे मुर्दा जिस्म के ऊपर लेटने को कहा। वो मेरे हर हुक्म की तामील करती गई, मेरे बताए हुए मंत्र पढ़ती गई। इसके बाद मुर्दा होकर तेरे ऊपर से ढलक कर सीट के नीचे गिर पड़ी। मैंने तेरी नब्ज़ देखी। दिल की धड़कनों ने भी कहा कि तू जिंदा हो चुकी है मगर अभी बेहोश रहेगी। पूनम ने पूछा, वो मुर्दा जिस्म कहाँ है? उसे हमने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर फेंक दिया था। गुरुदेव, आप महाज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से आइंदा होने वाली बातें मालूम कर लेती हैं। पहले आपने मालूम किया किस कारोबार से डैडी को मुनाफा होगा। अब डैडी करोड़पति से अरबपति बन रहे हैं। आपने मेरी मौत का वक्त मालूम किया और यह भी मालूम किया कि किस बेचैन आत्मा को मेरे अंदर पहुंचाकर मुझे नई जिंदगी दे सकेंगे। फिर तो आप उस आत्मा के बारे में भी जानते होंगे कि वो कौन है, पहले वो किसके जिस्म में थी और क्या करती रही थी। गुरुदेव बजरंग तिलकधारी थोड़ी देर तक सर झुकाए सोचता रहा, फिर बोला, कुदरत की तरफ से आइंदा होने वाली बातों के इशारे मिलते हैं। जो लोग ज़हीन होते हैं और ज्योतिष विद्या जानते हैं वो इन इशारों को समझकर पेशगोई करते हैं और आइंदा होने वाली बात को बदलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो कभी कामयाब होते हैं और कभी नाकाम, लेकिन आत्मशक्ति हासिल करने वाली पूरी मालूमात रखते हैं और बाज़ औक़ात अनहोनी को होनी बना देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया और पूरी कायनात पर कुदरत रखने वाला वो मालिक, जिसे मुसलमान अल्लाह और हम हिंदू परमेश्वर यानी भगवान कहते हैं, वो कायनात का मालिक इजाज़त नहीं देता
कि हम आत्माशक्ति या रूहानियत की मेराज तक पहुंचकर आम इंसानों के सामने ज़ुबान खोलें, उन्हें आइंदा के भेद बताएं और कातबे तकदीर की मर्जी से जो होने वाला है उसे ना होने दें और जो नहीं करना चाहिए वो करें। पूनम ने कहा, मैं मर चुकी थी, क्या मुझे जिंदा नहीं करना चाहिए था? हाँ, ये भगवान की इच्छा के खिलाफ है और जो उसकी मर्जी के खिलाफ होता है उसके बुरे नताइज सामने आते रहते हैं। क्या मेरा अंजाम बुरा होगा? अंजाम मेरा बुरा होगा, क्योंकि भगवान की मर्जी थी कि कल शाम तेरी जिंदगी पूरी हो जाए, तू मर जाए। लेकिन मैंने आत्मा शक्ति से तुझे मरते ही दोबारा जिंदा कर दिया। कई बार तेरे डैडी के कारोबार में नुकसान पहुंचना था, मगर मैंने उन्हें नुकसान पहुंचने से पहले फ़ायदा पहुंचा दिया। ऐसा करने से मेरा नुकसान होता रहता है। आपको क्या नुकसान पहुंच रहा है? मैं 40 बरस से आत्मशक्ति की इंतहा को पहुंचने की तपस्या कर रहा हूँ। पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान में डूबा रहता हूँ, लेकिन जिसे रूहानियत की मेराज और आत्मशक्ति की आखिरी मंजिल कहते हैं, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। क्या आप कुदरत के खिलाफ ऐसा करते हैं, इसलिए पूरी आत्मशक्ति हासिल नहीं कर पाते? हाँ, मैं सुंदरता का पुजारी हूँ। हुस्न और शबाब में कशिश हो तो मैं खिंचा चला जाता हूँ। उसे हासिल करने के लिए कुदरत के खिलाफ काम करता हूँ तो मेरी आत्मशक्ति कम होने लगती है। अब की बार मैंने सोचा कि तुझ जैसी सुंदर लड़की को हासिल करने के बाद अब कभी नहीं भटकूंगा और अब बाकी ज़िंदगी आत्मशक्ति की आखिरी मंजिल तक पहुँचने में गुजारूंगा। तो फिर मुझे कभी मौत नहीं आएगी। मैं अपनी आत्मा को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ले जाकर नई ज़िंदगी हासिल करता रहूँगा। आपने मुझे जीवन दिया है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा शक्ति कुछ कमज़ोर हो गई है? हाँ, मैंने अपने ज्ञान से मालूम किया था कि जिस आत्मा को तेरे अंदर पहुंचाऊंगा वो भी आत्मा शक्ति हासिल करने की तपस्या करती है और मौजूदा जिस्म से छुटकारा पाना चाहती है। मैं उसे तेरे जिस्म में पहुंचाऊंगा और तेरी नई आत्मा से मालूम करूंगा कि वो कौन है। किन मुसलमानों से खौफजदा होकर भागती हुई आ रही थी। मेरी आत्मा और ज्ञान की शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं अभी तेरे अंदर की आत्मा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान सकता हूँ। अब तेरी मौजूदा आत्मा से तेरे दिमाग को ज़िंदगी की शक्ति मिल रही है और तेरे दिमाग से पूरी ज़िंदगी को शक्ति हासिल होती रहेगी। तू नई आत्मा की मर्जी के मुताबिक सोचेगी और उसी की मर्जी के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार देगी। इस तरह मुझे अपने बारे में बताएगी। फिर हम दोनों किसी वीराने में जाकर ज़िंदगी के मज़े भी उड़ाएंगे और दिन रात तपस्या में डूबकर आत्मा शक्ति हासिल करते रहेंगे। मैं 18 बरस की हूँ और तुम 55 बरस के बूढ़े हो। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। ऐसी फजूल बातें न करो। जिस्म का बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। पता नहीं तेरी आत्मा कब से इस दुनिया में है। 150 साल से ज़्यादा हो गए। मैं इस दुनिया में मरने से पहले दूसरा जिस्म हासिल कर लेती हूँ। वो बेयकीनी से चौंक कर बोला, 150 साल? क्या तू मजाक कर रही है? तू इसे मजाक ही समझेगा। आखिरी बार मैं मुसलमानों के शिकंजे में आकर अपनी आत्मा के साथ ख़त्म होने वाली थी, मगर तूने मुझे पूनम के जिस्म में पहुँचा कर एक नई शक्ति दी है। मैं उस शक्ति के ज़रिए खोई हुई आत्मा शक्ति की आखिरी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तू 150 बरस के तजुर्बात रखती है। मैं तेरे तजुर्बात से फ़ायदा उठाऊँगा और एक मर्द की तरह तेरी हिफाजत करता रहूँगा। क्या तू चाहता है कि मैं अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी वीराने में चली जाऊँ? अब वो तेरे माँ बाप कहाँ रहे? तू उनके लिए मर चुकी है। मैंने अपने लिए तुझे जिंदा किया है। ये जिस्म सिर्फ पूनम का है, जिसे वो अपनी बेटी समझकर धोखा खा रहे हैं। असल तो आत्मा है जो मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं तो यहाँ रहकर एक बहुत बड़ी रईसजादी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। हम आत्मा शक्ति की आखिरी मंजिल पर पहुँचकर दुनिया के सबसे ज़्यादा दौलतमंद पति पत्नी कहलाएंगे। मेरे इस खूबसूरत बदन को अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर तुम्हारे जैसे बूढ़े को कैसे हाथ लगाने दूँ? ये बदन हीरे से ज़्यादा कीमती है। तुझे हासिल करने के लिए मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी आत्मा शक्ति में कमी आ जाए। तुझे मेरी कदर करना चाहिए और मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे साथ चलना चाहिए। मुझे तेरी बात माननी होगी। नहीं मानूंगी तो नुकसान उठाऊंगी। तू बड़ा ज्ञानी और शक्तिमान है। उसकी बात खत्म होने के बाद बजरंग तिलकधारी ने अपने दिमाग में बेचैनी महसूस की। फिर सांस रोक ली। पूनम ने पूछा, क्या हुआ? कोई टेलीपैथी जाने वाला मेरे दिमाग में आना चाहता है। मैं तेरे दिमाग में आकर एक राज की बात कहना चाहती हूँ। वो बात जुबान से नहीं करूँगी, दीवारों के भी कान होते हैं। वो बोला, ये जानकर खुशी हो रही है कि तू टेलीपैथी भी जानती है। वाह भगवान वाह, अब तो हम सारी दुनिया में राज करेंगे। हाँ, मेरे दिमाग में आ जा। वो उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, क्या मुझे महसूस कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। यकबारगी उसके दिमाग में जलजला पैदा हुआ। वो शदीद दिमागी अजियत से चीखें मारकर फर्श पर तड़पने लगा। पूनम उठकर खड़ी हो गई, पीछे हट गई। उसकी चीखें सुनकर पूनम के माँ बाप और रिश्तेदार दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। पूनम बहुत ज़्यादा खौफजदा होने की एक्टिंग करती हुई दौड़ते हुए आकर माँ बाप से लिपट कर बोली, देखो मम्मी, गुरु महाराज को क्या हो गया है? बेचारे किसी तकलीफ में है। ये कहते उसने दिमाग में पहुंचकर दूसरी बार जलजला पैदा किया। बजरंग तिलकधारी फिर हलक फाड़ कर चीखने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिमाग की चूलें इस तरह हिलकर रह गईं जैसे खोपड़ी के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ ना रही हो। पूनम का बाप विश्वनाथ और पूनम के चचा का जवान बेटा प्रकाश आगे बढ़कर फर्श पर झुककर बजरंग तिलकधारी को संभाले और पूछने लगे कि उसे क्या हो रहा है।
क्या किसी डॉक्टर को बुलाया जाए या वह अपने जंतर मंतर से संभल सकते हैं? पूनम नहीं चाहती थी कि वो मुंह से कुछ बोले और ये जाहिर कर दे कि वो टेलीपैथी जानती है और उसके जिस्म के अंदर एक खतरनाक आत्मा समा गई है। दोबारा ज़बरदस्त जल्जले के बायस ज्ञान हासिल करने वाली बजरंग की दिमागी कुव्वत कमज़ोर पड़ गई। उसके दीदे ऐसे फैल गए थे जैसे उसे कुछ नज़र ना आ रहा हो और वो आंखें फाड़ फाड़ कर इस दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा हो। जब दिमाग नाकारा हो जाए तो आंखें देखने, कान सुनने और जिस्म हरकत करने के काबिल नहीं रहता। वो बड़ी मुश्किलों से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पूनम ने कहा, डैडी, थोड़ी देर पहले गुरु महाराज ने कहा था कि वो अगर किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो मैं अपने कमरे में अकेली बैठकर उनके लिए मंत्र पढ़ती रहूं, फिर वो यहाँ से बाहर जाकर ठीक हो जाएंगे। उसके बाप विश्वनाथ ने कहा, बेटी, हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तुम गुरु महाराज के बताए हुए मंत्र पढ़ती रहो, उन्होंने हम पर बहुत एहसानात किए। वो सब कमरे से चले गए। पूनम ने बजरंग के दिमाग में पहुंचकर कहा, तेरी दिमागी तकलीफ दूर हो रही है। तूने देखा ये माँ बाप नहीं जानते कि तू उनकी बेटी की इज्जत से खेलने के लिए मुझे इनसे दूर ले जाना चाहते हैं। ये तेरे एहसानात मान रहे हैं। अब यहाँ से अपना जंतर मंतर का तमाम सामान उठाकर तेजी से ये बंगला छोड़कर चला जा। वो पूनम की टेलीपैथी से बचने के लिए अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर जाने लगा। विश्वनाथ, उसकी पत्नी और प्रकाश ने उसके पीछे दौड़ते हुए पूछा, गुरु महाराज, आप इस तरह क्यों भाग रहे हैं? वह पूनम की मर्जी के मुताबिक बोला, रुक जाओ, सब अपनी जगह रुक जाओ। मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हारी बेटी के जिस्म से आत्मा को निकाल दूंगा, वो फिर मर जाएगी। वो सब सहम कर रुक गई। बजरंग भागता हुआ बंगले से बाहर आया। तेजी से एक गली में दौड़ता हुआ एक शाहराह पर पहुंचा। वो बड़ी मसरूफ शाहराह थी। तेजी से मुख्तलिफ गाड़ियां गुजर रही थीं। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ तेज़ रफ्तार गाड़ियों की परवाह किए बगैर उससे शाहराह को पार करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वह गाड़ी से टकराकर फिजा में उछलकर फिर सड़क पर आया। पूनम ने उसे उठने नहीं दिया। एक हैवी ट्रक उसे कुचलता हुआ गुजर गया। पूनम की सोच की लहरें वापस आ गईं। बजरंग के मुर्दा दिमाग में सोच की लहरों के लिए जगह नहीं रही। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक कॉरिडोर से गुजरकर ड्राइंग रूम में आई। वहां विश्वनाथ ने पूछा, बेटी, गुरु महाराज क्या नाराज होकर गए हैं? डैडी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो जाते वक्त कह रहे थे कि मेरी भलाई के लिए अभी उन्हें जाना है। मैंने उन्हें जाने से रोका तो कहने लगे उन्हें जाने दिया जाए वरना फिर मेरे अंदर से आत्मा निकालकर मुझे मुर्दा बना देंगे। मैंने डर के मारे उन्हें जाने दिया। माँ ने कहा, हाँ, हमने उन्हें रोका तो उन्होंने हमें यही धमकी दी। हमने तुम्हें जिंदा रखने की खातिर उन्हें जाने से नहीं रोका। प्रकाश ने कहा, वो महाज्ञानी है, कुछ सोच समझ कर ही गए होंगे। वो बोली, उनकी बात छोड़ें, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए और मेरे बेडरूम की सफाई कराइए। मैं थोड़ी देर यहाँ खामोश बैठना चाहती हूँ। वो सब चले गए। वो अपनी मम्मी शांति और डैडी के ख्यालात पढ़ने लगी। अपने और उनके बारे में अहम मालूमात हासिल करने लगी। इस घर के मुलाजमों से ये छुपाया गया था कि वो पिछली शाम कालीकट शहर से कोई 800 किलोमीटर दूर मर चुकी थी। उसे एक बड़ी सी वैन में लाया जा रहा था। इस वैन को प्रकाश ड्राइव कर रहा था। पिछली सीटों पर बजरंग, शांति देवी और विश्वनाथ थे। उसके पीछे सीट पर पूनम की लाश पड़ी हुई थी। गुरु महाराज बजरंग के हुक्म के मुताबिक उसे ले जाया जा रहा था। एक चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान में पुलिस वालों को शुबा हुआ कि इस तरह लाश को ले जाने के पीछे कोई राज है। बजरंग तिलकधारी को पुलिस वाले अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। वो इन अतराफ में जादू टूने के सिलसिले में सबको दहशत ज़दा करता रहा था। उसने प्रकाश से कहा, यहाँ बात बिगड़ जाएगी, गाड़ी को भगाते चलो। वो हमारा ताक़ुब करेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ वो हमारी गाड़ी तक नहीं पहुँच सकेंगे। फिर प्रकाश उस गाड़ी को तेज़ी से ड्राइव करता हुआ ले आया था। घर के मुलाजमों को बताया गया कि पूनम बेहोश हो गई थी, उसे एक अस्पताल से लाएं। थोड़ी देर बाद होश में आएगी तो गुरु महाराज उसे अपनी दवाओं से बिल्कुल ठीक कर देंगे। उन्होंने मुलाजमों को उस रोज़ छुट्टी दे दी थी। उन्हें दूसरे दिन काम पर आने के लिए कहा था। इस तरह पूनम की नई जिंदगी पाने वाली बात सिर्फ उसकी मम्मी, डैडी और प्रकाश को मालूम थी और कोई चौथा राजदार नहीं था। पूनम नहीं चाहती थी कि यह राज घर से बाहर जाए, वरना यह हवा की तरह बाहर सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर पोरस, सना, जलाल पाशा, सानी और पारस को मालूम हो सकती थी। और वो इतने चालाक थे कि एक घर में होने वाली कोई गैर मामूली बात मालूम होती तो वो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पूनम के अंदर छुपी हुई नीलिमा को ढूंढ निकालते। पूनम ने प्रकाश के ख्यालात पढ़े। वो उसके चचा का बेटा था। उसके माँ बाप दिल्ली में थे। प्रकाश को ये सोचकर वहाँ छोड़ा था कि पूनम करोड़पति बल्कि अरबपति बाप की इकलौती बेटी है। अगर प्रकाश से उसकी शादी हो जाएगी तो उनका बेटा घर बैठे अरबपति बन जाएगा। प्रकाश भी पूनम का दिल जीतने के लिए उसके बाप विश्वनाथ का हर काम एक पर्सनल सेक्रेटरी की तरह करता था। घर के इस राज में भी शरीक था कि पूनम ने किस तरह आत्मा के तबादले से नई जिंदगी पाई। वो इस राज में शरीक रहकर बहुत खुश था। सोच रहा था अपने माँ बाप को दिल्ली फ़ोन करके बताया कि वो पूनम के एक अहम राज में शरीक होकर उनका मौतमद खास हो गया। अब विश्वनाथ उसे राजदार बनाए रखने के लिए ज़रूर अपना दामाद बनाएगा। पूनम ने प्रकाश के दिमाग में जाकर उसकी सोच में कहा, आज आधी रात के बाद जब सभी गहरी नींद में होंगे तो वो अपना कमरा बंद करके अपने माँ बाप को फ़ोन पर कहेगा कि वो जल्द मुंबई आ जाएं और पूनम से उसकी शादी की बात करें।
वो विश्वनाथ और पूनम के ऐसे अजीबोगरीब राज से वाकिफ़ है कि वो रिश्ता करने से इनकार नहीं करेंगे। प्रकाश के ख्यालात ने कहा, ठीक है, आधी रात के बाद दिल्ली फ़ोन करूँगा। अभी किसी शॉपिंग सेंटर में जाकर पूनम के लिए बहुत ही कीमती जेवरात, साड़ी और परफ्यूम खरीद कर लाऊंगा और उसे नई ज़िंदगी का तोहफा दूंगा। वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा तो पूनम भी अच्छी सी साड़ी पहनकर ज़रा बनाओ सिंगार के लिए ड्राइंग रूम में आई। अपने माँ बाप से कहने लगी, मैं ज़रा घूम फिर कर आना चाहती हूँ। जब से गुरु महाराज कुछ नीम पागल से होकर गए हैं, मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान है। उसी वक्त प्रकाश वहाँ आया। ठीक है बेटी, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें तफरीह के लिए ले जाएगा। वो प्रकाश को देखकर मुस्कुरा कर बोली, ड्राइवर के साथ नहीं, मैं प्रकाश के साथ जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, ताज्जुब है, तुम प्रकाश से दूर दूर रहा करती थी, आज इसके साथ जाना चाहती हो। मम्मी, ये नई ज़िंदगी पाने के बाद मैंने प्रकाश को आजमा लिया है। अगर ये हमारा साथ ना देता तो मैं आप दोनों के साथ जिंदा नजर ना आती। मैं प्रकाश के साथ जाऊंगी। प्रकाश खुशी से खिल गया। उसके साथ ही बाहर आया। दोनों कार की अगली सीट पर बैठ गए। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे 2 खुशियाँ मिल रही हैं। वो कौन सी 2 खुशियाँ? सबसे पहली खुशी तो ये कि तुम्हें नया जीवन मिला है, इससे बड़ी खुशी तो हो नहीं सकती, और मेरे अपने लिए। दूसरी खुशी ये कि तुम मुझे आजमाने के लिए मुझ पर भरोसा कर रही हो। आइंदा भी आजमाओगी तो मैं ज़िंदगी की कठिन घड़ियों में तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाया करूँगा। पूनम ने उसके बोलने के दौरान में अपने माँ बाप के दिमाग में झांक कर देखा। मालूम हुआ वहाँ बंगले के हाथे में पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई हैं। एक सब इंस्पेक्टर उसके बाप से कह रहा था, एक पाखंडी गुरु महाराज बनकर रहने वाले बजरंग तिलकधारी की लाश सड़क पर पाई गई है। हमें कालीकट पुलिस स्टेशन से इतला दी गई थी कि कल रात बजरंग तिलकधारी एक जवान लड़की की लाश लेकर पुलिस को धोखा देकर भाग रहा था। पूनम की ख्यालख्वानी का सिलसिला टूट गया। प्रकाश पूछ रहा था, तुम अचानक सर झुकाकर खामोश क्यों हो गई हो? वो शर्मा कर बोली, मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। वो खुश होकर बोला, अच्छा समझ रहा हूँ, फिर तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम सोचती रहो। वो फिर ख्यालख्वानी के जरिए विश्वनाथ के दिमाग में पहुंची। पुलिस वाले बंगले में घुसकर तलाशी ले रहे थे। एक हवलदार ने दौड़ते हुए आकर अपने अफसर से कहा, सर उधर गैराज में एक बड़ी सी वैन है, उसका नंबर वही है जो हमें कल रात बताया गया था। अफसर तेजी से चलते हुए गैराज की तरफ जाने लगा। दूसरे अफसर ने विश्वनाथ से कहा, अच्छा तो उस जवान लड़की की लाश आपकी वैन में यहाँ लाई गई है, वो किसकी लाश थी? विश्वनाथ ने कहा, हम किसी लाश के बारे में नहीं जानते, हमारी तो एक ही जवान बेटी है। कालीगढ़ से आने वाली पुलिस टीम और अफसरान उन सबको चेहरों से पहचानते हैं जो कल रात उस वैन में थे। पूनम सोचने लगी, ये राज तो ऐसे फैल रहा है जैसे जंगल की आग फैलती है। अगर 1-2 राजदार होते तो मैं उन्हें ठिकाने लगा देती, मगर अपने घर वालों को, प्रकाश को और पुलिस वालों को कब तक ठिकाने लगाकर अपना वक्त ज़ाया करती रहूंगी। प्रकाश ने एक शॉपिंग प्लाजा के करीब कार रोकी। वो दोनों कार से उतरकर प्लाजा की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए। बेशुमार दुकानें ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक थीं। वो लिफ्ट के जरिए छठे और आखिरी फ्लोर पर गए। प्रकाश ने कहा, आज मैं तुम्हें नई जिंदगी का तोहफा देने के लिए कीमती जेवरात का सेट खरीदना चाहता हूँ, तुम एक सेट पसंद करो। वो बोली, मैं तुम्हारा पसंद किया वो सेट पहनूंगी। ऐसा करो, तुम ज्वेलर की दुकान में जाओ, मैं अपनी ज़रूरत के कुछ कपड़े खरीद कर आती हूँ। हरगिज़ नहीं, आज तमाम शॉपिंग मैं कराऊंगा, कपड़े खरीदने मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम सारी दुनिया की शॉपिंग करा दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो कपड़े खरीदने नहीं जाऊंगी, समझा करो, मुझे शर्म आती है। वो हंसते हुए बोला, वो अच्छा, अब समझा, फिर तो तुम जाओ, मगर कहाँ मिलोगी? 2nd फ्लोर पर। यह कहकर वो लिफ्ट के पास आई। उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर लिफ्ट के अंदर जाकर नज़रों से गुम हो गई। बेचारा एक ज्वेलर की दुकान में चला गया। वो लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आई। शॉपिंग प्लाजा के बाहर एक टैक्सी में बैठकर बोली, शिवाजी अस्पताल चलो। उसने अस्पताल पहुंचकर काउंटर पर पूछा, सर्जन बलदेव सिंह किस चैम्बर में है? काउंटर गर्ल ने कहा, आज वह अस्पताल नहीं आएंगे। पूनम ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे डॉक्टर को फ़ोन करने पर माइल किया। राब्ता होने पर काउंटर गर्ल ने कहा, सर मैं अस्पताल से बोल रही हूँ, एक मिस आपसे मिलना चाहती हैं। डॉक्टर ने पूछा, कैसी है, कितनी उम्र होगी? सर मैं फ़ोन पर कैसे बताऊँ, आपको ज़रूर मिलना चाहिए। काउंटर गर्ल ने रिसीवर रखकर उसे डॉक्टर के बंगले का पता बताया। वो ना भी बताती तो पूनम उसके दिमाग में पहुंच गई थी। उसने सबसे पहले ये मालूम किया कि उसके घर में प्लास्टिक सर्जरी के आलात वगैरह मौजूद हैं या नहीं। मुतमईन होकर वो एक टैक्सी के जरिए उसके बंगले में पहुंच गई। डॉक्टर शौकीन था। हुस्न शबाब को देखकर राल टपकने लगती थी। पूनम को देखा तो देखता ही रह गया। उसने कहा, आओ अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। दिल कहता है तुम सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। मुझे सहारा दोगे तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने बैठी रहूंगी। वो खुश होकर बोला, मैं सारी ज़िंदगी सहारा दूंगा, लेकिन इस बंगले में नहीं। मैं एक मशहूर इज़्ज़तदार डॉक्टर हूँ, बदनाम नहीं होना चाहता। एक अलग अपार्टमेंट तुम्हारे लिए किराए पर ले सकता हूँ। मैं अपार्टमेंट नहीं चाहती, मेरा अपना बंगला है। मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। अकेली रहती हो? फिर तो क्या बात है, मगर तुम मुझसे अभी किस बात का सहारा मांग रही थी?
मैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बदलना चाहती हूँ। तुम तो बेहद हसीन हो, फिर चेहरा क्यों बदलना चाहती हो? मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तुम मेरा चेहरा ज़्यादा खूबसूरत बनाओगे तो मैं तुम्हारा दिल खुश कर दूंगी। तुम उस कमरे में देख लो, सर्जरी का तमाम सामान मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में चेहरा ऐसे तब्दील करूँगा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। मेरे पास आमतौर पर मुजरिम या ऐसे बेकसूर लोग आते हैं जो पुलिस या अपने दुश्मनों से हमेशा छुप कर रहना चाहते हैं। मैं समझ चुका हूँ तुम भी उनमें से एक हो। ज़्यादा ना समझो, सिर्फ ये देखो कि मेरा ये हुस्न और शबाब तुम्हें नसीब होने वाला है। मैं मुँह मांगी फ़ीस दूंगी। अमीर तरीन डॉक्टरों में मेरा शुमार होता है। फ़ीस के तौर पर सिर्फ तुम्हारा हुस्न और शबाब लूँगा। मंजूर है? पहले चेहरा तब्दील करो। नहीं, पहले फ़ीस अदा करो। वो बोली, दुनिया के हर बाजार में पहले अपनी पसंद की चीज़ खरीदी जाती है, फिर बिल अदा किया जाता है। पहले चेहरा तब्दील करो, फिर अपना मुतालबा करो। वकील की तरह पहले फ़ीस ना मांगो। वो कुछ कहना चाहता था। पूनम ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा, मुझे हसीन तरीन औरतों का एल्बम दिखाओ। वह एल्बम लाकर उसे दिखाने लगा। उसमें हसीन तरीन औरतों की तस्वीरें थीं। डॉक्टर उसे बताता गया कि इनमें से कौन सी मर चुकी है, कौन जिंदा है और कौन अब बूढ़ी हो चुकी है। पूनम को एक निहायत ही हसीन जमील लड़की की तस्वीर पसंद आई। डॉक्टर ने कहा, मेरे बड़े भाई भी प्लास्टिक सर्जरी के माहिर थे, वो मर चुके हैं। उनके पास 25 बरस पहले ये लड़की सर्जरी के लिए आई थी। उन दिनों प्लास्टिक सर्जरी इतनी एडवांस नहीं थी, बड़े मसाइल पेश आते थे। बहरहाल अगर वह 20 बरस की उम्र में भाई के पास सर्जरी के लिए आई होगी तो अब उसकी उम्र 45 बरस की होगी। पूनम ने कहा, उसके चेहरे पर मशरकी और मगरबी हुस्न का इम्तजाज है। कुछ हिंदुस्तानी भी लगती है और कुछ अंग्रेज़ भी। उसकी माँ अंग्रेज़ थी और बाप हिंदुस्तानी। वह आईने के सामने आकर बैठ गई। डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करने लगा। वह एहतियातन उसके ख्यालात पढ़ती रही ताकि डॉक्टर कोई मक्कारी ना करे। उससे मुतमईन होकर वह विश्वनाथ के दिमाग में पहुंची। पुलिस वाले विश्वनाथ को थाने ले गए थे, वहां हिरासत में रखा था और कहा था कि पिछली रात चेक पोस्ट पर जो अफसरान और पुलिस वाले पूनम की लाश के साथ गाड़ी में बैठने वालों को देख चुके थे, वह सब विश्वनाथ, शांति देवी, पूनम और प्रकाश की शिनाख्त के लिए आ रहे हैं। बंगले में शांति देवी तनहा परेशान थी। बंगले के चारों तरफ पुलिस का पहरा था। शांति देवी के ख्यालात बता रहे थे कि पुलिस वालों को पूनम और प्रकाश का भी इंतजार है। उन्हें कहा गया था कि वो किसी की लाश नहीं ला रहे थे, उनकी बेटी पूनम जिंदा है। वो प्रकाश के साथ कहीं घूमने गई है, दोपहर तक वापस आ जाएगी। पूनम ने माँ की सोच में सवाल पैदा किया, पुलिस वाले क्या पूनम की कोई तस्वीर ले गए हैं? माँ की सोच ने कहा, दीवार पर कोई तस्वीर देखते तो शायद ले जाते, तमाम तस्वीरें एल्बम में। उसने माँ के दिमाग पर कब्जा जमाकर एल्बम में से अपनी तमाम तस्वीरें निकालीं। किसी भी तकरीब के मौका पर औरतों और मर्दों के हजूम में जो धुंधली सी तस्वीरें थीं उन्हें भी निकाल लिया। अपनी अलमारी और विश्वनाथ के सेफ और मेज़ की दराजें चेक की, फिर जितनी तस्वीरें थीं जला डालीं। अब भी कोई बात उसे खटक रही थी। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी। माँ ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से प्रकाश ने कहा, माँ जी मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, क्या वहाँ पूनम आई है? वो तो तुम्हारे साथ गई थी, तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं यहाँ पूरे शॉपिंग प्लाजा में उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई है। मैं अपनी कार के पास हूँ, शायद वो उधर आ जाए। प्रकाश, हम पर अचानक मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। पुलिस वाले तुम्हारे ताया को थाने ले गए हैं। हमारी कल रात वाली वैन पकड़ी गई है। चेक पोस्ट पर हमें पहचानने वाले पुलिस वाले आएंगे। वो पूनम को जिंदा देख लेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो लाश नहीं थी, बल्कि पिछली सीट पर पूनम सो रही थी। सिर्फ पूनम के जिंदा मिल जाने से वो सब अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन 1 घंटे के अंदर पूनम का चेहरा बड़ी हद तक तब्दील होता जा रहा था। 2 घंटे बाद वो बिल्कुल तब्दील हो गई। आईने के सामने खुद को एक निहायत हसीन और जमील दोशीज़ा के रूप में देखने लगी। उसके चेहरे पर मशरकी हुस्न भी था और हॉलैंड के दूध मक्खन वाली चिकनाहट भी। डॉक्टर ने फ़ख्र से कहा, देखा मेरा कमाल? कोई कागज़ पर हसीन तस्वीर बनाता है, कोई पत्थर तराश कर अजंता की मूरत बनाता है। मैंने जीती जागती चलती फिरती एक हसीन हुस्न की देवी बनाई है। मानती हूँ तुम बाकमाल हो, मगर पूरी तरह इत्मीनान करने दो और चेहरे का फिनिशिंग टच पूरी तवज्जो से करो। मुझे हासिल करने की जल्दी करोगे तो मैं हाथ नहीं आऊँगी। ये दोनों हाथ देख रही हो कितने मजबूत हैं, जकड़ लूँगा तो निकल नहीं सकोगी। मैं चीखने चिल्लाने लगूंगी तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बहुत चालाक हो, बहुत नादान हो। जब मोहब्बत से मिलने वाली हूँ तो ज़बरदस्ती वाली बात क्यों करते हो? हाँ, मैं जल्दबाजी में नादानी कर रहा था। अब देखो, 1 घंटा और सर्फ करके इसी हुस्न को 4 चांद लगा दूंगा। वह फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। पूनम प्रकाश के दिमाग में पहुंची। वो उसे तलाश कर रहा था और सोच रहा था जब तक पूनम घर नहीं पहुंचेगी तब तक वो नहीं जाएगा, वरना पुलिस वाले उसे भी गिरफ्तार करके पूछेंगे कि वो पिछली रात पूनम की लाश को वैन में कहाँ से ला रहा था। अब उसे जिंदा साबित करने के लिए पूनम को ढूंढकर घर लाना ज़रूरी था। वो कार में बैठकर उसे तलाश करने के लिए आगे बढ़ा। पूनम ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे और आगे बढ़ाते बढ़ाते पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। वो थाने के अंदर आया।
विश्वनाथ ने पूछा, प्रकाश, हमारी पूनम कहाँ है? पूनम ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो चौंक कर विश्वनाथ और थाने को देखते हुए बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? पुलिस अफसर ने कहा, आना ही पड़ता है। मुजरिमों का पहला घर हवालात और आखिरी घर फांसी घाट होता है। हम मुजरिम नहीं हैं। मैं अभी पूनम को तलाश कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। लाश को कल रात तुम लोगों ने अगवा किया, फिर दूसरे अगवा करने वालों के लिए क्या बचा होगा? पूनम दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वह विश्वनाथ, शांति देवी और प्रकाश के मामलात में पड़कर अपने लिए कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी। वह आईने में अपने हुस्न जमाल की चकाचौंध देखकर खुश हो गई। उससे बोली, वाकई तुम बाकमाल हो। एल्बम वाली उस हसीन लड़की का नाम और उसके माँ बाप का नाम क्या था? उसका नाम रजनी था, लेकिन इन नामों से तुम्हें क्या लेना है? वह हसीन रजनी 25 बरस पहले आई थी, अब बूढ़ी हो चुकी होगी, चेहरा भी खासा बदल गया होगा। तुम इस चमकते दमकते हुस्न शबाब के मुताबिक कोई खूबसूरत सा नाम रख लो। ठीक कहते हो, कोई अच्छा सा नाम सोच कर रखूंगी। अब तुम मेरी कुर्सी पर बैठो। वो कुर्सी से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इस कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बेडरूम में चलने के लिए कहो। कहूंगी, पहले कुर्सी पर बैठो। तुम्हारी तरह मैं भी आईने के सामने तुम्हारी सर्जरी करूंगी। वो आप घूमकर आईने के सामने आकर बैठ गया। वहां सर्जरी के तेज धार वाले आलात रखे हुए थे। नीलमा ने काला उठाया। अब वो पूनम नहीं रही थी। नासरा तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने डॉक्टर को दिमागी तौर पर गायब कर दिया। एक आले से उसके चेहरे को काटने लगी। वो साकित बैठा रहा। तेज आले से कटने की तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। गायब दिमाग होने का मतलब यह था कि दिमाग बेहिस हो चुका था, ना सुन सकता था, ना देख सकता था और ना कोई तकलीफ महसूस कर सकता था। वो जैसे मरीज को बेहोश करके ऑपरेशन कर रही थी। फिर उसने हलक पर आला फेर कर सांस की नाली काट दी। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। शिकार ने शोर नहीं मचाया, आह तक न की। बड़ी खामोशी से हुस्न शबाब के हाथों से खेलते खेलते जहन्नुम तक पहुंच गया। नीलमा ने अपने हाथ साफ किए, साड़ी से खून के छींटे धोए। फिर ख्याल आया, मरने वाला हुस्न परस्त था। पता नहीं वहां कितनी हसीनाएं आती जाती होंगी। उसने एक कमरे में आकर अलमारी खोली तो उसमें जनाना कपड़े थे। ये मलबूसात नीलमा के लिए लाजमी थे। उसने अपना लिबास उतारकर नया लिबास पहन लिया और बड़े इत्मीनान से चलते हुए बाहर आ गई। हाथ उठाकर एक टैक्सी वाले को रोका, फिर इसकी पिछली सीट पर बैठकर जाने लगी। बाबा साहब के इदारे से कॉल आई थी। मुझसे और सोनिया से कहा गया था कि तराबुल्स में हमारा काम किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। डमी कासिम बिन हशाम जैसे फ्रॉड मुजाहिद और दूसरे अमरीकी सीक्रेट एजेंटों के अतराफ जाल बिछाया जा रहा था। लीबिया की हुकूमत उन सब से जानबूझकर अनजान बन रही थी। तमाम दुश्मन सुराग रसानों तक रिहाई हासिल करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने वाली थी, ताकि ठोस सबूत के साथ दुनिया वालों को बताया जा सके कि अमरीकी और इसराइली इस्लामी ममालिक के खिलाफ किस तरह तखरीबी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। एल्बा मेरी ताबे थी। मेरे हुक्म के मुताबिक वहाँ की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की पर्सनल असिस्टेंट बन गई और उसके साथ दिन रात रहकर अपनी टेलीपैथी के जरिए डायरेक्टर जनरल के काम आने वाली थी। मुझसे और सोनिया से बाबा साहब के इदारे में हाजिर होने के लिए कहा गया। सोनिया एक दिन इदारे में क़याम करके ईरान जाने वाली थी, ताकि मुजाहिद फरहाद गिलानी के बारे में भी तस्दीक हो सके कि वो असल है या कासिम बिन हशाम की तरह नकली है। सोनिया पहले भी ईरान में कुछ अरसा रह चुकी थी। वहाँ के छोटे बड़े शहरों के अहम इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और फ़ारसी रवानी से बोलती थी। हम सुबह 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचे। जब हम पेरिस जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड्स ले रहे थे, हमारे पीछे एक बूढ़ी अफ़गानी औरत खड़ी हुई थी। हमने कितार में उसे आगे कर दिया। वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बोली, थैंक यू। तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा था। एक रॉकेट लॉन्चर ने माँ का कलेजा फाड़कर बेटे को मार डाला। मालूम नहीं मेरे वतन में कितने बेटे कब तक मरते रहेंगे। सोनिया ने पूछा, अफ़गानिस्तान में और कितने अजीज़ रिश्तेदार हैं? सब शहीद हो गए, कोई नहीं रहा। मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हलाक करे तो क्या मारने वाला गाजी और मरने वाला शहीद कहला सकता है? मेरे वतन में तो मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं। ये लोग अपनी अलग अलग जमातें बनाकर ये क्यों भूल जाते हैं कि अपनी अपनी जमात से ज़्यादा दीन इस्लाम अहम है। इसके बावजूद एक जमात का मुसलमान दूसरी जमात के मुसलमान को मारता है। कोई फतवा क्यों नहीं देता कि वो गाजी है ना शहीद, सिर्फ सियासी काफिर हैं। वो अपने आंसू पहुँचने लगी, जबकि आंसू नहीं थे। आंखें खुश्क हो चुकी थीं। एक माँ के अंदर आंसू का जो समुंदर होता है, वो समुंदर बह चुका था। सोनिया ने पूछा, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं था, फिर ऐसे मुल्क में क्यों जा रही हो जो बरसों से मैदान जंग बना हुआ है, जहाँ आग, धुआं, लाशें और खंडरात नजर आते हैं? बूढ़ी खातून ने कहा, मेरा वतन कब्रिस्तान बन जाएगा तब भी वहाँ जाऊँगी। मेरी उम्र भी कब्रिस्तान में जाने की हो चुकी है। मैं अपने वतन की मिट्टी में मिलना चाहती हूँ। मैंने उसे सहारा देकर तैयारी की सीढ़ी पर चढ़ाया। अगरचे वो बूढ़ी थी, लेकिन सहारा देते वक्त पकड़ने से खासी सेहतमंद लग रही थी। बाज़ बुरे हालात में इंसान टूटता नहीं और भी पत्थर हो जाता है। इसी बात पर कहा गया है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। अंदर पहुंचकर सोनिया ने उसकी सीट पर उसे बिठाते हुए कहा, यू आर लाइक माई मदर। आपकी उम्र क्या होगी? बेटी, लाशें गिनते गिनते उम्र की गिनती भूल गई हूँ। हमारी सीटें पीछे थीं। सोनिया उसे बिठाकर मेरे साथ वाली सीट पर आ गई।
मैंने कहा, अफगानिस्तान की हालत पर अफसोस होता है। वो खातून दिल पर असर करने वाली बातें कर रही थी। कैसा हौसला है, इस बुढ़ापे में गोलियां खाकर शहीद होने जा रही है। सोनिया ने कहा, यह शहीद नहीं होगी, हराम मौत मरेगी। ये क्या कह रही हो? तुमने इसे एक तरफ से सहारा दिया था, दूसरी तरफ से मैंने सहारा दिया था। मेरा हाथ इसके सीने से टकराता रहा। वो 25 बरस की भरपूर और रस भरी जवान औरत है। बड़ी महारत से मेकअप किया और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है। यह सुनते ही मैं उस बूढ़ी औरत के अंदर पहुंच गया। उसके ख्यालात ने बताया कि वह अफगानिस्तान में रहती थी। अमेरिका जिन सियासी जमातों को खरीद रहा था, उन जमातों के कुछ कारिंदे जासूसी की तरबियत हासिल करने के लिए अमेरिका या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क के खुफिया कैंपों में भेजे जाते थे। दिलेर और चालाक अफगानी औरतें भी जाती थीं। इनमें से एक वो बूढ़ी बनकर जाने वाली जवान औरत भी थी। इसका नाम महरोज था। इसने 2 बरस तक इटली के एक कैंप में जासूसी की तरबियत हासिल करने के अलावा तमाम जदीद हथियारों का भी इस्तेमाल करना सीखा था। मैं सोनिया को बूढ़ी नजर आने वाली जवान महरोज के बारे में बताने लगा। वो बोली, अब ये भी मालूम करो कि ये वहाँ क्यों जा रही है। मैंने कहा, अमेरिका को अपने सुराग रसानों से ये मोतबर इतला मिली है कि मुजाहिद आज़म मरहबा तौसीफ अफगानिस्तान में पनाह ले रहे। ये महरोज खालिस अफगानी है। ये सोचा गया कि जवान महरोज के रिश्तेदार अगर वहाँ जिंदा होंगे तो उसे पहचान लेंगे और इसके 2 बरस तक कहीं लापता रहने के सिलसिले में दर्जनों सवाल भी करेंगे और इस पर शुबा भी करेंगे। लिहाजा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे एक बूढ़ी खातून बना दिया गया। अफगानिस्तान की जिस इस्लामी जमात ने मुजाहिद आज़म मरहबा तौसीफ को पनाह दी है, उस जमात के मफतूहा इलाके में कोई महरोज पर शुबा नहीं कर सकेगा। ज़बरदस्त चाल है। जवान बेटे का मातम करने वाली एक बदनसीब मजलूम खातून का सब एहतराम करेंगे। उसे किसी इलाके में जाने से नहीं रोका जाएगा। वो किसी ऐसे कस्बे या कैंप तक जा सकेगी जहां मुजाहिद आज़म को मेहमान बनाकर इज्जत से रखा गया होगा। वहां पहुंचते उस मुअज़्ज़ज़ मेहमान मरहबा तौसीफ को गोली मार देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसके अफगानिस्तान पहुंचने तक इसकी खास निगरानी करनी होगी। ये मालूम करने का मौका हमें मिलेगा कि महरोज के जरिए और कैसी कैसी चालें चली जा रही हैं। मैंने सानी, सना, जलाल पाशा और सलमान को अपने दिमाग में बुलाया। उन्हें महरोज के बारे में तफसील से बताकर कहा, तुम सब वक्त मुकर्रर कर लो और उस वक्त के मुताबिक महरोज के दिमाग में जाकर इसके चोर ख्यालात पढ़ते रहो। एक बात का खास ख्याल रखो, इसके पास अपनों से रब्ता रखने का कोई जदीद आला नहीं है। इसका मतलब है महाराज या महेश इसके दिमाग में जाकर मालूमात हासिल करके अमरीकी मुतल्लिका अफसरान को बहुत कुछ बताते होंगे। लिहाजा महरोज के दिमाग में जाकर हमेशा खामोश रहा करो। मैं भी इसके दिमाग में जाता रहूँगा और तुम सब मुझे रिपोर्ट देते रहोगे। ये तमाम बातें समझाकर मैंने उन्हें महरोज के दिमाग में पहुंचा दिया। सानी ने कहा, पापा हम सब पोरस को लेकर इदारे पहुंच गए हैं, आपका इंतज़ार हो रहा है। बेटी हम सीट बेल्ट बांध रहे हैं, पेरिस पहुंच चुके हैं। अभी इदारे के ज़ाती हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे। पेरिस की एक प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी के हेलीपैड पर हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। हम पेरिस के एयरपोर्ट से उतरकर एक कार में वहां गए। बाबा साहब के इदारे के 2 माहिरीन ने उस हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह चेक कर लिया। हम उसमें सवार हो गए। सोनिया ने पायलट की सीट संभाल ली ताकि मैं इत्मीनान से ख्याल ख्वानी कर सकूं। इस बार मेरी और सोनिया की जान को कदम कदम पर खतरा था। पता नहीं दुश्मनों तक ये खबर कैसे पहुंच गई थी कि पहली बार एक हिंदू पोरस को बाबा साहब के इदारे में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। पोरस के साथ 2 टेलीपैथी जानने वालों जलाल पाशा और सना का इजाफा हो चुका है। उनके इस्तकबाल के लिए इदारे के तमाम अफराद को वहाँ बुलाया गया है। लिहाजा सोनिया और फरहाद भी वहाँ जा रहे हैं। दुनिया के बड़े ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका ने सैटेलाइट के ज़रिए बाबा साहब के इदारे के अंदरूनी मनाजिर और वहाँ के हालात के मुतालिक जासूसी करने और वहाँ की तस्वीर उतारने की कोशिशें की थी, मगर जनाब तबरेज़ी की रूहानियत आड़े आती रही थी। वो कभी हमारे इदारे की एक तस्वीर भी न उतार पाए थे। इस बार भी अजीबोगरीब मामला था कि एक हिंदू बाबा फरीद वास्ती के इदारे में दाखिल हो चुका था। उसे खसूसी इजाज़त क्यों दी गई, इस खसूसी इजाज़त के पीछे मुसलमानों की क्या हिकमत अमली है, ये जानने के लिए सब बेचैन थे। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के सरबराहों ने इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से कहा था कि वो जनाब तबरेज़ी से मुख्तसर से गुफ्तगू करना चाहती हैं। खलील बिन मुकर्रम ने तमाम ममालिक से कहा, ऐसे वायरलेस और जदीद आलात लगाए गए हैं जिनके ज़रिए तमाम ममालिक जनाब तबरेज़ी की अहम गुफ्तगू सुन सकेंगे। हमारे इदारे के कॉन्फ्रेंस हॉल में कई वीडियो कैमरे हैं। उस कॉन्फ्रेंस हॉल की तकरीब की वीडियो फिल्में तमाम ममालिक के सरबराहों को भेज दी जाएंगी। प्रोग्राम का आगाज़ पेरिस के वक्त के मुताबिक ठीक 11 बजे होगा। मैं और सोनिया 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए इदारे के अंदर हेलीपैड पर पहुंच गई। वहां सानी, पारस, पोरस, सना, जलाल पाशा, सलमान और इदारे के अहम माहिरीन ने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने और सोनिया ने पोरस, सना और जलाल पाशा को पहली बार इदारे में आने की मुबारकबाद दी। फिर हम सब छोटी छोटी 2 सीटर मोटर ट्रॉली में बैठकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचे। हॉल के अंदर भी इदारे के अहम अफराद और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन तशरीफ़ रखते थे। हम भी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। 11 बजने में 5 मिनट रह गए तो आमना और जनाब तबरेज़ी तशरीफ़ लाए। सब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वो दोनों चलते हुए स्टेज पर आए, फिर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए।
11 बजने से पहले खलील बिन मुकर्रम ने तमाम माइक्रोफोन ऑन कर दिए। मुख्तलिफ जावियों पर रखे हुए वीडियो कैमरे भी ऑन हो गए। खलील बिन मुकर्रम ने सलाम करने के बाद कहा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और तमाम दुनिया के सामीन हजरात, अब आप जनाब बाबा फरीद वास्ती के इदारे के मौजूदा मोतमद आला बुज़ुर्ग जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की गुफ्तगू सुनने की सआदत हासिल करेंगे। जनाब तबरेज़ी उठकर माइक के सामने आए, फिर कलाम पाक की तलावत करने के बाद कहा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि दुनिया जानती है कि इस इदारे की इब्तिदा मरहूम बाबा फरीद वास्ती ने की थी। वो चाहते थे कि जिस तरह काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी दुनिया इस्लाम में मुनफरिद मुस्तनद है, इसी तरह उनका ये इदारा मज़हब के अलावा सियासत के एतबार से भी मुनफरिद हो, मुस्तनद हो। अमेरिका के वाइट हाउस में किसी मुल्क का सरबराह भी इजाज़त के बगैर कदम नहीं रख सकता, लेकिन हमारी मस्जिदों में गैर मुस्लिम फ़ौजी जूते पहने घुस जाते हैं, इसलिए कि अमेरिका की हैबत तारी है और हम अपनी मुक़द्दस इबादत का की हिफाजत करने से कासिर हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप देख रहे हैं कि आज बाबा फरीद वास्ती फिरदौस नशीं के इस इदारे में अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कदम नहीं रख सकता, और कदम रखना चाहे तो उसे कदम रखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक के मुसलमान सरबराह पहले अपनी ममलिकत की बरतरी पर फ़ख्र करते हैं, बाद में दीन इस्लाम की बरतरी को रस्मी तौर पर मानते हैं, इसलिए कभी इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद नहीं हो पाते। हमारे इदारे में दाखिल होने के बाद यहाँ कोई सुन्नी होता है ना शिया, ना देवबंदी और ना बरेलवी। अगर कोई भूले से भी खुद को सुन्नी या शिया कहे, खुद को कभी अरबी या अफ्रीकी मुसलमान कह दे, तो उसे इदारे से निकाल दिया जाता है। ऐसे निकाले हुए मुसलमान गैर मुस्लिम दुश्मनों के जासूस बन सकते हैं और यहाँ के अंदरूनी अहम मामलात बता सकते हैं। इस खराबी को ख़त्म करने के लिए बाबा फरीद वास्ती ने कामिल रूहानियत का सहारा लिया। वो इस इदारे के पहले बुजुर्ग थे जिन्होंने रूहानी टेलीपैथी का इल्म हासिल किया और सोनिया, फरहाद, सामी, मंजाली, आला बीबी और अपने दामाद सलमान की भी तरबियत की ताकि इस सब इदारे को कायम व दायम रखें। उन्होंने ये वसीयत की कि उनके बाद इस इदारे का आला बुजुर्ग वही होगा जो दिन रात इबादत के ज़रिए रूहानियत में कमाल हासिल कर ले। ये रूहानियत की कुव्वत है कि अजीम साइंसी तरक्की के बावजूद सैटेलाइट के ज़रिए भी इस इदारे के अंदरूनी हालात की जासूसी नहीं की जा सकती। इस इदारे में रहने वाले किसी आम फर्द के दिल में ज़रा सी भी बेईमानी आ जाए या वो यहाँ के असूलों के खिलाफ कोई कदम उठाए, तो यहाँ जितने रूहानियत के आमिल हैं उन्हें चश्मे ज़दन में मालूम हो जाता है कि किस बंदे के दिल में मैल पैदा हो रहा है। इस इदारे के हाथे की बाहर वाली चार दीवारी के करीब दुनिया का कोई जासूस साइंस का आला तरीन आला ले आए, तब भी हमें खबर हो जाती है। रूहानियत का हामिल सिर्फ मैं नहीं, आमना भी है और हमारे अलावा 10 अफराद हैं। उनमें से कोई भी मेरे बाद यहाँ का मोतमद आला बुजुर्ग कहलाएगा। अब मैं इस मौजू पर आता हूँ कि पोरस एक हिंदू और उसे यहाँ आने की इजाज़त क्यों दी गई है। कई हाजरीन सवालिया नज़रों से कभी जनाब तबरेज़ी और कभी पोरस को देखने लगे। उन्होंने कहा, इन लम्हात में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान और दूसरे तमाम अकाबरीन मेरा जवाब सुनने के लिए बेकरार होंगे। जवाब देने से पहले मैं उनसे पूछता हूँ, जब कई बरस तक सोनिया, आमना, मंजाली, आला बीबी और तमाम अफराद को यहाँ आने और रहने की इजाज़त मिलती रही, तो फरहाद अली तैमूर को यहाँ कदम रखने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई थी। फरहाद की पूरी फैमिली यहाँ आती थी। इस फैमिली के सरबराह फरहाद अली तैमूर के लिए बाबा फरीद वास्ती फिरदौस नशीन ने हुक्म दिया था कि जब तक ये गुमराही से ना निकले तब तक इस इदारे में इसे कदम रखने की इजाज़त ना दी जाए। जब फरहाद ने शराब और सिगरेट छोड़ दी, हमारे इदारे के नेक मकासिद को तस्लीम करते हुए रफ्ता रफ्ता राह रास्त पर आने लगा, तो उसे यहाँ आने की इजाज़त दे दी गई। इस मिसाल से ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारे इदारे के काम आने वालों के सरबराह फरहाद से रियायत नहीं की गई, तो यहाँ आइंदा किसी से भी रियायत नहीं की जाएगी। ये भी वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम किसी की टेलीपैथी जैसी गैर मामूली सलाहियत को नहीं, उसकी नीयत को देखते हैं। हमने भी पोरस की किसी गैर मामूली सलाहियत को नहीं, रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए उसकी नीयत को समझाए। पोरस के सिलसिले में कुछ कहने से पहले ये कहता चलूँ कि बाबा साहब का ये इदारा तंग नज़र मुसलमानों को कुछ मॉडर्न नज़र आता होगा, क्योंकि यहाँ रूहानियत का दरस देने और आम दीनी तालीमात देने के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी, योगा, टेलीपैथी, बॉडी बिल्डिंग, असलहे और असलहे के बगैर अपने दिफा की तरबियत दी जाती है। यहाँ जो कुछ भी होता है कलाम पाक के अहकामात और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक होता है। यहाँ मौसीकी और अक्सर सुरूर की महफिलें नहीं होती। गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स तो दूर की बात है, यहाँ मियाँ बीवी को भी किसी चार दीवारी में तन्हा रहने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे की तरफ देखकर कहा, लेडी डॉक्टर रोज़ा को यहाँ ले आओ। ये नाम सुनकर आमना चौंक गई। मेरे जहन ने भी कहा कि ये नाम सुना हुआ है। एक कायक बहुत ही बूढ़ी अंग्रेज़ खातून को व्हील चेयर पर बिठाकर हॉल में लाई। आमना अपनी जगह से उठकर उसके पास आई, फिर उसके एक हाथ को चूमना चाहती थी। वो खातून जल्दी से हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, आपकी मुजरिम हूँ। जनाब तबरेज़ी ने कहा, डॉक्टर रोज़ा, आमना और हमने तुम्हारी गलती मुआफ़ कर दी है। अल्लाह ताला भी गफूरुर रहीम है, वो भी तुम्हें मुआफ़ करेगा। तब मुझे याद आ गया,
मैंने अपनी जगह से उठकर उसका हाथ थामकर कहा, तुमने इसे आमना को पहचान लिया? क्या मुझे पहचान नहीं हो? डॉक्टर रोज़ा ने आंसू भरी आंखों से हम दोनों को देखा, फिर अस्पात में सर हिलाया। आमना ने उसके हाथ को चूमा। मैं उसे दोनों बाजू में उठाकर स्टेज पर आया और एक कुर्सी पर बिठाया। जनाब तबरेज़ी ने माइक पर कहा, आप हजरात ये जानने के लिए बेताब होंगे कि यह खातून कौन है। ये एक लेडी डॉक्टर और नर्सिंग मदर हैं, यानी पारस की दाई माँ है। पारस खुशी से उठकर खड़ा हो गया, तेज़ी से चलता हुआ स्टेज पर आया, फिर झुककर डॉक्टर रोज़ा के घुटनों पर हाथ रखे। मैंने कहा, डॉक्टर ये वही बच्चा है जिसने तुम्हारे हाथों से जन्म लिया? रोज़ा ने एक चीख मारी, नहीं नहीं, तुम्हारे एक बेटे ने नहीं, 2 बेटों ने मेरे हाथों जन्म लिया था। तुम्हारा दूसरा बेटा वो है। डॉक्टर रोज़ा ने पोरस की तरफ उंगली उठाई। पोरस शदीद हैरानी से उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर रोज़ा रो रो कर कह रही थी, दूसरे बेटे पर मैंने जुल्म किया था, उसे छुपाकर एक बहुत ही दौलतमंद शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। मेरे जहन को एक झटका लगा। जहां अमना की जचकी हुई थी वो जगह याद आई, जजीरा अल दबरा की एक इमारत। वहां अमना दर्द जाह में मुब्तला थी, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकती थी। मैंने बाप बनने की खुशी में बड़ी देर तक ख्याल ख्वानी नहीं की थी। हम दोनों टेलीपैथी जानने वाले कभी ये मालूम नहीं कर सकते थे कि हमें एक बेटे के सिलसिले में धोखा दिया जा रहा है। हमने तो एक ही बेटे को पा लेने की खुशी में डॉक्टर रोज़ा को भुला दिया था। पोरस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। वह कभी जनाब तबरेज़ी को, कभी डॉक्टर रोज़ा को और कभी मुझे और आमना को देख रहा था। मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा, मैं रूहानी टेलीपैथी जानने वाली आमना का बेटा, मैं पारस का भाई। वो चकरा कर सना और जलाल पाशा के दरमियान कुर्सी पर बैठ गया। बाबा साहब के दायरे में बैठे हुए सैकड़ों अफराद दंग रह गए थे। वहाँ एक ऐसे राज का इंकशाफ हुआ था जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता था। हत्ता कि मुझ जैसा टेलीपैथी जानने वाला और आमना जैसी रूहानी टेलीपैथी जानने वाली नहीं जानती थी कि हम मियाँ बीवी का तकरीबन 25 बरस पुराना राज, जो सिर्फ हमारी ज़ात से वाबस्ता था, उससे हम इतने अरसे तक बेखबर रहेंगे जितने अरसे तक कुदरत को हमारी बेखबरी मंजूर रहेगी। इस इंकशाफ से पोरस तो गुमसुम रह गया। दिमाग ऐसा सुन हो गया था जैसे सोचने समझने के काबिल न रहो। वो बेख्तियार धप से जलाल पाशा और सना के दरमियान बैठ गया। आमना निहायत अज़्म इस्तक़लाल से इबादत और रियाजत में मसरूफ़ रहा करती थी, लेकिन ये निहायत चौंका देने और ममता का कलेजा लर्जा देने वाली बात थी कि उसने एक नहीं 2 बेटों को जन्म दिया था और पारस का दूसरा हमशक्ल पोरस ज़रा दूर उसकी निगाहों के सामने मौजूद है। उसने हैरान होकर डॉक्टर रोज़ा को देखा, फिर पोरस को देखा। अपने पेट में 9 माह तक पलने वाला बेटा पैदा होते ही दर बदर होता रहता है। वो अंदर से तड़प गई। करीब बैठे हुए जनाब तबरेज़ी को देखा, जिनकी हमेशा से यह हदायत रही थी कि उसे कभी जोश और जज्बे में नहीं आना चाहिए। सना ने आस्तगी से पोरस की तरफ झुककर कहा, भाईजान, आपकी मम्मी आपको बड़ी बेचैनी से देख रही हैं। पोरस ने सर उठाकर आमना को देखा, फिर यकबारगी खड़ा हो गया। तेज़ी से चलते हुए स्टेज पर आने लगा। बेटे को करीब आते देखकर उसे राहन आ गया। वो उठकर दोनों बाहें फैलाती हुई पोरस से लिपट गई, उसका सर सहलाने लगी, दोनों हाथों में उसके चेहरे को लेकर चूमने लगी। एक बार चूमने के दौरान में पारस अपना चेहरा उनके दरमियान ले आया। पोरस के हिस्से का प्यार लिया तो माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। फिर पोरस ने मुझे देखा, आमना के पास से दौड़ता हुआ आकर मुझसे लिपट गया। कहने लगा, पापा, कितनी ही देर मेरे और पारस के दरमियान जानलेवा दुश्मनी रही, लेकिन आपने पारस की हमायत में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है जैसे आप मुझे अपने बेटे की हैसियत से जानते थे। मैंने कहा, नहीं बेटे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे अपने बेटे हो, पारस के सगे भाई हो। जनाब तबरेज़ी ने पहले ही दिन से मुझे यह ताकीद की थी कि मुझे दोनों के दरमियान किसी भी मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते वक्त मैं लेडी डॉक्टर रोज़ा को देख रहा था। फिर कुछ याद आती मैंने पोरस से अलग होकर कहा, डॉक्टर रोज़ा, अब मुझे याद आ रहा है, वॉल्टर नामी एक दुश्मन ने तुम्हें गोली मार दी थी और तुम मर चुकी थी। लेडी डॉक्टर रोज़ा ने कहा। इस हॉल में आते ही मैंने एक अहम राज का इंकशाफ किया। इसके बाद मैं अपनी मुख्तसर हिस्ट्री बयान करना चाहती थी, लेकिन तुम सब जज्बात के ठाठे मारते हुए समुद्र में डूब रहे थे, इसलिए मैं खामोश रही। वो माइक के सामने आकर बोली, मैं कोई मुस्तनिद डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे दाइमा कहा जा सकता था, मगर मैं विच डॉक्टर रह चुकी हूँ, एक हबशी विच डॉक्टर की पुजारन रह चुकी हूँ। पहली बार जब मैंने फरहाद अली तैमूर को देखा तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए फांसना चाहा। ये अपनी टेलीपैथी के बायस मेरे दाम में ना आ सका। इसने एक डमी फरहाद के जरिए मुझे बेवकूफ़ बनाया। बाद में पता चला कि मैं खिलौना देकर बहलाई गई हूँ, तब मुझे गुस्सा आया। मैंने अहद कर लिया कि इससे ज़रूर इंतकाम लूँगी। देर सवेर मौका तो मिल ही जाता है। उस जजीरे अल दबरा में एक हिंदू मियाँ बीवी आए हुए थे। उनकी शादी को 8 बरस हो गए थे और वो औलाद से महरूम थे। एक बच्चे की खातिर वो दुनिया के हर मुल्क और इलाके में जाया करते थे। उसने हबशी विच डॉक्टर का भी बड़ा नाम सुना था। वो दोनों उसके कदमों में जाकर झुक गई, गिड़गिड़ा कर उसे एक बच्चे की भीख मांगने लगे। वो किसी यतीम खाने या बच्चों के धर्मशाला से भी एक बच्चा हासिल कर सकते थे।
लेकिन वो कहते थे ऐसी जगह बच्चे जायज़ भी होते हैं और नाजायज़ भी, और वो धोखे में आकर किसी नाजायज़ बच्चे को गोद लेना नहीं चाहते थे। हबशी बीच डॉक्टर ने मुझसे कहा, डॉक्टर रोज़ा, ये एक बच्चे के लिए तरसने हैं। जिस इमारत में है वहाँ फरहाद भी है, जिसने तुमसे फ़रेब किया था। कल उसकी बीवी 2 बच्चों को जन्म देगी। उनमें से एक बच्चा लेकर तुम इस माँ की वीरान गोद भर दो। मैंने कहा, दोनों मियाँ बीवी टेलीपैथी जानते हैं, कोई गड़बड़ हो सकती है। वो माँ बनने वाली दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला है, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी, अपने होशो हवास में भी नहीं रहेगी। उसके साथ फरहाद और मंजाली हैं। मैं अपने अमल से उस जहरीली मंजाली को इस तरह कंट्रोल करूँगा कि वो ज़चकी के वक्त फरहाद का ध्यान बटाए रखेगी, इस तरह बातों में उलझाएगी कि वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी बीवी के दिमाग में नहीं जाएगा। वैसे भी फरहाद की आदत है, वो बीवी हो या कोई दूसरी औरत, वो किसी की तन्हाई में नहीं जाता। माँ बनते वक्त, गुस्ल करते वक्त या लिबास तब्दील करते वक्त कभी ख्याल ख्वानी के ज़रिए किसी की तन्हाई में जाना तहजीब के खिलाफ समझता है। मैंने अपने मास्टर हबशी बीच डॉक्टर की मदद से ये मरहला तय किया। एक बच्चे को उसकी माँ के पास रहने दिया, दूसरे बच्चे को लेकर उस कमरे के दूसरे दरवाजे से कॉरिडोर में आई। वो 5 माँ बाप मेरे मुंतज़िर थे। मैंने उस दूसरे बच्चे को उनके हवाले कर दिया। डॉलरों से भरा हुआ ब्रीफ केस उनसे लेकर एक जगह छुपा दिया। वो दोनों बच्चे को लेकर ऐसे गए कि फिर मैंने उन्हें नहीं देखा। आज इस दूसरे बच्चे को देखकर इसलिए पहचान रही हूँ कि दोनों चंद सेकंड के वक्फे से पैदा हुए थे और एक दूसरे के हमशक्ल थे, बल्कि हैं। मैंने पूछा, इस वाक़े के कुछ दिनों बाद वॉल्टर ने तुम्हें गोली मारी थी और तुम मर चुकी थी, फिर जिंदा कैसे हुई? वो बोली, हबशी बीच डॉक्टर जिस समय पेवस्त होने वाली कोई भी चीज़ अपने अमल से निकाल देता है, उसने हदायत की थी, कभी मुझे गोली लगे तो मैं फ़ौरन सांस रोककर इस तरह जोर लगाऊं जैसे जिस्म से कोई भी चीज़ खारिज कर रही हूँ। मैंने भी यही किया। गोली लगते ही औंधे मुंह फर्श पर गिरते ही सांस रोककर बाहर की तरफ जोर लगाया। वो गोली मेरे बाएं शाने के नीचे से निकली। मैंने उस गोली को फ़ौरन उठाकर अपने गिरेबान में छुपा लिया। फिर चारों शाने चित होकर एक लाश बन गई। ऐसे वक्त हबशी बीच डॉक्टर अपने अमल से मेरे अंदर तवानाइयाँ पैदा कर रहा था। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। शायद ये बीमारियाँ मुझे मार डालती, शायद इसलिए जिंदा हूँ कि एक चशमदीद गवाह की हैसियत से मुझे एक बड़े राज की सच्चाई की गवाही देनी थी। मैं जनाब तबरेज़ी की ममनूना मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे इस इदारे में आने की इजाज़त दी। अब मैं रुखसती की इजाज़त चाहूँगी। जनाब तबरेज़ी ने इजाज़त दी। मैंने डॉक्टर रोज़ा को दोनों बाजू में उठाकर स्टेज से उतरकर उसे व्हील चेयर पर बिठाया। फिर एक औरत उसे व्हील चेयर धकेलकर वहाँ से ले गई। जनाब तबरेज़ी ने कहा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये निहायत मुसर्रत का मुकाम है कि आमना और फरहाद को उनका एक बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। लेकिन ये बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। आमना और फरहाद के पहले भी 2 बेटे थे, पारस और अली तैमूर। लिहाजा ये सवाल सभी के जहन में पैदा होगा कि अब अली तैमूर कौन है, किसका बेटा है, कहाँ से इस इदारे में आया है। इस इदारे में कभी कोई गैर अहम शख्स नहीं आया और ना कभी आएगा। अगर अली तैमूर आया है तो फिर ये बहुत ही अहम शख्सियत का हामिल है। उसी वक्त ज़ोहर की अजान होने लगी। सब ने अपने सर झुका लिए। फिर जनाब तबरेज़ी ने कहा, मैं इस इजलास को आर्जी तौर पर मुलतवी करता हूँ। हम नमाज अदा करने के बाद यहाँ यकजा होंगे, फिर अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल के तमाम अहम अफराद उठकर नमाज के लिए जाने लगे। अली अपनी जगह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्टेज पर आया। उसने बड़ी हसरत से पहले आमना को, फिर मुझे देखा। मैंने उसे खींचकर सीने से लगाकर दबोच लिया। आमना पीछे से आकर उससे लिपट गई। अली तड़प कर मुझसे अलग हुआ, फिर आमना से लिपट गया। मैं, पारस और पोरस अली को चारों तरफ से घेर कर उससे लिपट गए। आमना ने उससे कहा, मेरे बेटे, तुम्हें याद नहीं है? मुझे याद है। मैंने तुम्हें अपना दूध भी पिलाया था और अपनी गोद में भी खिलाया था। क्या एक माँ के 3 बेटे नहीं हो सकते? अली ने कहा, हाँ मामा। बचपन की कुछ अहम बातें मुझे बताई गई थी। इन अहम बातों के पेश नज़र कहता हूँ कि पारस और पोरस ने कभी आपका दूध नहीं पिया। ये दोनों आपकी कोख में पलने वाले बेटे हैं, तो मैं आपका दूध पीने वाला बेटा हूँ। आमना ने उसका सर झुकाकर उसकी पेशानी चूम ली। मैं उसे देख रहा था। ये सवाल मुझे भी चुभ रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। 2 घंटे के लिए इजलास मुलतवी हुआ था। इसके बाद तमाम हजरात कॉन्फ्रेंस हॉल में यकजा होने वाले थे। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने से पहले जनाब तबरेज़ी ने फरमाया, आप हजरात यहाँ से अपनी अपनी ड्यूटी पर जाएंगे। हंगामी हालात के बायस आज का इजलास मुलतवी किया जाता है। अभी अली तैमूर और फहमी को फ़ौरन हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेरिस जाना है। वहाँ से ये दोनों अफ़गानिस्तान जाएंगे। अजीम मुजाहिद मरहबा तौसीफ़ ने अफ़गानिस्तान में पनाह ली है। दुश्मनों को उसके खुफिया ठिकाने का सुराग मिल गया है। ये प्लानिंग की जा रही है कि किसी तरह उस खुफिया ठिकाने तक पहुंचकर मरहबा तौसीफ़ का काम तमाम किया जाए। लिहाजा शाम होने से पहले अली तैमूर को अफ़गानिस्तान में तालिबान का मेहमान बनकर पहुंचना होगा। फिर उन्होंने एक ज़रा तवक्कुफ़ से कहा, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इन लम्हात में बड़े बड़े ममालिक के फ़ौजी अकाबरीन की एक खुफिया मीटिंग स्विट्ज़रलैंड में हो रही है। उनके इजलास का मतन यह है कि जब वो ताकतवर ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के ख़िलाफ़ कई इस्लामी ममालिक पर बमबारी कराते हैं,
मिसाइलों के जरिए आबाद शहरों को तबाह बर्बाद करके मुसलमानों को उनके मुल्कों से निकाल कर दरबदर कर सकते हैं, तो बाबा साहब का इदारा भी एक छोटी सी इस्लामी रियासत की तरह है। तमाम मुखालिफ ममालिक बैक वक्त हमारे इदारे पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले करेंगे तो खुदा ना करे ये इदारा भी एक ही भरपूर हमले से नीस्त व नाबूद हो जाएगा। वो इस इजलास को हर मुमकिन तरीके से खुफिया रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह खुफिया तैयारियों के बाद अचानक हमला करना चाहते हैं कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले भी उनकी इस जारहाना कार्रवाई से बेखबर हैं और वह अपने मकासद में कामयाब हो जाएं। खुदा न खास्ता ये इदारा तबाह हो जाएगा तो चंद एक टेलीपैथी जानने वाले बाकी बचेंगे, वो दरबदर हो जाएंगे। उन्होंने तमाम नमाजियों के साथ दुआ के लिए हाथ उठाए। सब ने बेयक आवाज़ अपने रब्बुल इज़्ज़त से बाबा साहब के इदारे की सलामती के लिए दुआ मांगी। जब तमाम नमाजी रुखसत होने लगे तो उन्होंने मुझे, जलाल पाशा को, सलमान, पारस, पोरस और अली तैमूर के अलावा चंद ज़हीन सुराग रसानों को रोक लिया। हम सब बैठ गए। उन्होंने फरमाया, हम चाहते थे हमारी दुनिया से रफ्ता रफ्ता टेलीपैथी ख़त्म हो जाए, क्योंकि टेलीपैथी से जितने फ़ायदे पहुँचते हैं उससे ज़्यादा लोग एक दूसरे को नुकसानात पहुँचाते हैं। यही वजह है कि हमने अमेरिका की ट्रांसफार्मर मशीन को नाकाम बना दिया है। एक ट्रांसफार्मर मशीन हमारे इदारे में है जिसे हमने अंडरग्राउंड महफूज रखा है। जब से दूसरों पर पाबंदी आयद की गई हैं, हमने भी अपनी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए किसी फ़र्द को टेलीपैथी का इल्म नहीं सिखाया है। हत्ता कि एंटी टेलीपैथी दवा के ज़रिए हमने पारस और अली को भी ख्याल ख्वानी के इल्म से महरूम कर दिया। लेकिन अब दुश्मन ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। उन्होंने चंद इस्लामी ममालिक में जारहाना हमले करके मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए हैं। उनके शहर और बस्तियाँ उजाड़ दी हैं। लाखों मुसलमानों को शहीद कर चुके हैं। ऐसा काम वो बड़ी सियासत से किस्तों में करते हैं। कभी कश्मीर में, कभी लीबिया में और ईरान में, और कभी कोसोवो और अलजायर में मुसलमानों का कत्लेआम जारी रखते हैं। उन्हें उनके मुल्कों से निकाल कर दिखाते हैं कि किस तरह मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना चाहिए और उन्हें उनके ही मुल्कों से ठोकरी मार कर निकालना चाहिए। ये तमाशा सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, करोड़ों और अरबों मुसलमान भी देखते हैं और इस्लामी ममालिक के सरबराह रस्मी एहतजाज करते हैं या बेगैरती से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खुदा न खास्ता दुश्मन हमारे बाबा फरीद वास्ती के इदारे पर किसी तरह हमला करने में कामयाब होंगे तो हमारी मुस्लिम दुनिया इसी तरह बेहिसी और बेगैरती से तमाशा देखती रह जाएगी। दुश्मन जदीद तरीन असले और इलेक्ट्रॉनिक आलात हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। खुदा का फजलो करम है कि हम दुश्मनों से कमतर नहीं हैं। इसके बावजूद हमें अपनी बका की जंग लड़ने के लिए टेलीपैथी जैसे हथियार की सख्त ज़रूरत है और अब ज़रूरत से मजबूर होकर हमें अपनी ट्रांसफार्मर मशीन को महदूद पैमाने पर इस्तेमाल करना ही होगा। महदूद पैमाने से मुराद यह है कि पारस, पोरस, अली, फहमी और ये तमाम ज़हीन सुराग रसान जो यहाँ मौजूद हैं, इन सबको बारी बारी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का हामिल बनाया जाएगा। अली के लिए वक्त नहीं है, ये अभी अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। फहमी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद आधी रात या सुबह तक अली के पास पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज से कहा, जनाब खलील बिन मुकर्रम, आप फ़ौरन इन्हें उस मशीन से गुजारें। इसके बाद जो मंसूबे बनाए जाएंगे उनके मुताबिक जलाल पाशा, सना और सानी वगैरह भी इस मिशन में शामिल हो जाएंगे। मेरी और सलमान की, जलाल पाशा, सना और सानी की टेलीपैथी की सलाहियत बहाल थी, लिहाजा हमने एक दूसरे से मशवरे किए और बड़े बड़े ममालिक के फ़ौजी सरबराहों के दिमागों में जाकर उनके ख्यालात पढ़ने लगे। उनमें से कई ऐसे थे जो मुसलमानाने आलम के ख़िलाफ़ होने वाली खुफिया मीटिंग में शरीक नहीं थे और ना ही सिलसिले में कुछ जानते थे। मगर हम सब ख्यालात पढ़ते पढ़ते असल टारगेट तक पहुँच गए। अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस की फ़ौज के जो आला अफसरान उस खुफिया मीटिंग में शरीक थे, उन सब के ख्यालात ने बताया कि उनके मंसूबे बेतरतीब हैं। उन्हें तरतीब देने के लिए 2 दिनों के बाद एक खुफिया मीटिंग वहीं स्विट्ज़रलैंड में होगी। मैंने सना और जलाल पाशा से कहा, हमने आप दोनों को इस दुश्मन के दिमाग में पहुंचाया था जो जाली मुजाहिद आज़म फरहाद गिलानी बनकर ईरान पहुंचा हुआ था। अब आप उसके अंदर रहकर मालूमात हासिल करते रहें कि वह हुकूमत ईरान के ख़िलाफ़ कैसे इक़दाम करने वाला है। वो बाप बेटी जाली फरहाद गिलानी की तरफ चले गए। अली अभी सफ़र कर रहा था, जल्दी अफ़गानिस्तान पहुँचने वाला था। उसके पहुँचने तक सानी ख्याल ख्वानी के ज़रिए असल मुजाहिद आज़म मरहबा तौसीफ़ के दिमाग में पहुंची हुई थी। मरहबा तौसीफ़ से मुलाकात करने वालों और उसकी मेज़बानी करने वालों के ख्यालात भी पड़ रही थी। जब फहमी ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सीखकर अली के पास पहुंच जाती तो सानी वहाँ से चली जाती। सोनिया टेलीपैथी का इल्म सीखने के हक़ में नहीं थी, उसने कभी इस इल्म को अहमियत नहीं दी। लेकिन इस बार जनाब तबरेज़ी ने उसे हदायत की कि वो आर्जी तौर पर यह इल्म सीख ले। आइंदा दुश्मन कई महाजों से हमले करते रहेंगे, उनके मुकाबले में टेलीपैथी का हथियार लाजमी है। बहरहाल वो जनाब तबरेज़ी की हदायत से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के लिए बाबा साहब के दायरे में रह गई थी। मैं वहाँ से पेरिस आकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए लीबिया के शहर तराबुल्स पहुँचा हुआ था। पहली बार एल्पा को अपनी मामूला बनाकर उसे वहाँ के इंटेलिजेंस के डीजी के मातियत और ताबे बनाया था। पिछली बार जो अहम वाक़या हुआ था वो ये था कि असली मुजाहिद आज़म
कासिम बिन हशाम की वालदा को दुआओं के जरिए हलाक कर दिया गया ताकि वो माँ जब अपने बेटे से मिलने आई तो अपनी ममता के कुदरती एहसास से जाली कासिम बिन हशाम को ना पहचान सके। लेकिन सोनिया ने ब्लैकमेलर बनकर जाली कासिम बिन हशाम और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को ये तहरीरी बयान देने पर मजबूर किया था कि उन्होंने और उनके मातिहतों ने मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम की वालदा को हलाक किया है। हमने वो तहरीरी बयान इंटेलिजेंस के डीजी को देकर कहा था कि अभी जाली कासिम बिन हशाम को बेनकाब ना किया जाए, लेकिन हमारे मंसूबे के मुताबिक ये बात छुपी ना रह सकी। जाली कासिम बिन हशाम ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हशमत से पूछा, क्या तुमने वो तहरीरी बयान उस ब्लैकमेलर औरत को दे दिया है? वो परेशान होकर बोला, मैं वो बयान एक लिफाफे में लेकर गया था और शहर की सड़कों पर कार चलाता रहा। मुझे इंतज़ार था कि वो ब्लैकमेल करने वाली कहीं रास्ता रोककर हमारा तहरीरी बयान हासिल करना चाहेगी, लेकिन किसी ने मेरा रास्ता नहीं रोका। मैं अभी तुम्हारे पास वापस आया हूँ, लेकिन वो तहरीरी बयान वाला लिफाफा मेरे पास नहीं। कासिम ने कहा, यह क्या बकवास है? वो लिफाफा तुमसे किसी ने नहीं लिया, फिर वह तुम्हारे पास क्यों नहीं है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो मेरी जेब से गायब कैसे हो गया। कासिम बड़ी तशवीश से सोचने लगा, फिर बोला, ऐसा तो जादू से हो सकता है या टेलीपैथी के जरिए। दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। इसी दौरान में मैं सोनिया के साथ बाबा साहब के दायरे की तरफ रवाना हो चुका था और तहरीरी बयान हासिल करने के बाद उन्हें वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर चुका था। अगर उनके दिमागों में मौजूद रहता तो उन्हें टेलीपैथी के बारे में सोचने का मौका ना देता। कासिम ने खौफजदा होकर फ़ौरन ही अमरीकी फ़ौज के एक आला अफसर से रब्ता किया, फिर कहा, सर, यहाँ एक ऐसी बात हो गई है जो टेलीपैथी के जरिए ही हो सकती है। उसने तफसील से बताया कि एक अजनबी औरत ने उसे और डॉक्टर हशमत को ब्लैकमेल करके तहरीरी बयान लिया था। उस बयान से साबित होता है कि उन्होंने कासिम बिन हशाम की वालदा को हलाक किया है। डॉक्टर हशमत वो तहरीरी बयान वाला लिफाफा उस ब्लैकमेलर औरत को देने गया था, लेकिन वो लिफाफा उसकी जेब से गायब हो गया। वो कहाँ गया, किसने उसकी जेब से कब निकाला, इसकी उसे कुछ खबर नहीं। आला अफसर ने पूछा, इस वाक़े को कितनी देर हुई है? डॉक्टर हशमत अभी वापस है। लिफाफे को गुम हुए कम अज़ कम आधा घंटा गुजरा होगा। जितनी जल्दी हो सके उस मुजाहिद कासिम की माँ की लाश को इस तरह ठिकाने लगा दो कि दोबारा पोस्टमार्टम ना हो सके। बेहतर है उस लाश को जला दिया जाए। मैं वहाँ दूसरे मातिहतों को ऐसा करने को हुक्म देता हूँ। तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लिखने वाली डॉक्टर हशमत को गोली मार दो। मैंने जो तहरीरी बयान दिया है उसका क्या बनेगा? उस बयान के लिए हम अभी कुछ कर रहे हैं। अभी जो कहा जा रहा है वो करो। राब्ता ख़त्म होने पर कासिम ने कहा, मुझसे कहा गया है कि मैं आज की रात तुम्हारी रिहाइशगाह में गुजारूं। सुबह तक हमारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। वो दोनों कार में बैठकर जाने लगे। अचानक कार में कोई खराबी पैदा हो गई। डॉक्टर हशमत ने करीब ही एक मोटर मैकेनिक को कार दुरुस्त करने को कहा। वो एक रेस्तोरां में चाय पीने चले गए। उस वक्त तक हम एल्पा को वहाँ की इंटेलिजेंस के डीजी के पास पहुँचा चुके थे। उसे कुछ देर बाद रिपोर्ट मिली कि एक शख्स शायद पागल था, अपने बाजू वगैरह पर खुद ही गोलियां मारता हुआ रास्ते से गुजर रहा था। पुलिस की एक गश्ती टीम ने उसे ऐसी हरकतों से बाज रखना चाहा तो उसने एक पुलिस अफसर पर गोली चलाई, जिसके जवाब में उस पागल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो पागल नहीं था, एल्पा को दाश्ता बनाकर रखने वाला थॉर नाइवन था। एल्पा ने उसके तनमीमी अमल से निजात होने के बाद उसे पागलों जैसी हरकतें करते हुए मरने पर मजबूर किया था। अब पुलिस वाले मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि वो पागल कौन था। इंटेलिजेंस के डीजी को एल्पा का नाम नहीं बताया गया था। उसे कहा गया था कि वो डीजी की पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहेगी, लिहाजा उसे पीए कहकर मुखातिब करे। हमने लीबिया के अकाबरीन को भी एल्पा का नाम नहीं बताया। यह अंदेशा था कि अमेरिका की गुलामी करने वाले महाराज और महेश वहाँ किसी के दिमाग में पहुंचकर मालूम कर लेंगे कि वो अगवा की जाने वाली एल्पा है और अब अमेरिका के दुश्मन मुल्क लीबिया के लिए काम कर रही है। डीजी ने जाली मुजाहिद कासिम और डॉक्टर हशमत के तहरीरी बयान को पढ़ने के बाद एल्पा से कहा, ये बयानात देने के बाद वो दोनों सहमे हुए होंगे और ख़ुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोई चाल चल रहे होंगे। मैं डॉक्टर हशमत का मोबाइल नंबर पंच कर रहा हूँ, तुम उसकी आवाज़ सुनकर उसके ख्यालात पढ़ो। डीजी ने उसे रब्ता किया। उस वक्त कासिम और डॉक्टर रिहाइशगाह में पहुंचे हुए थे। डॉक्टर ने मोबाइल पर पूछा, हेलो कौन? मैं इंटेलिजेंस का डीजी बोल रहा हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इतनी रात को? हाँ, रात ज़्यादा हो चुकी है, अब कल सुबह 10 बजे आ जाएं। ऑल राइट, ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। उसने फ़ोन बंद करके कासिम से कहा, इंटेलिजेंस का डीजी मुझसे मिलना चाहता है, उसने कल सुबह 10 बजे बुलाया है। मेरा दिल घबरा रहा है, ये डीजी अचानक क्यों मुझे बुला रहे? कासिम ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, कल सुबह 10 बजने में बहुत देर है, तुम वहाँ नहीं जाओगे, वो तुम्हारी लाश देखने यहाँ आएगा। वो खौफ से पीछे हटकर बोला, नहीं, ये क्या कर रहे हो? मास्टर को मालूम होगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मास्टर के हुक्म के मुताबिक तुम्हें गोली मार रहा हूँ ताकि तुम किसी के सामने कुछ बोलने के काबिल ना रहो। ये कहते उसने फायर कर दिया। डॉक्टर के हलक से चीख निकली। वो फर्श पर गिरकर एक ज़रा सा तड़प कर ख़त्म हो गया। उसी वक्त 2 अफराद ड्राइंग रूम में आए। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें मुजाहिद आज़म कासिम बिन हशाम इसलिए बनाया गया था?
कि तुम हमारी तरह योगा के माहिर हो, सांस रोककर पराई सोच की लहरों को दिमाग में आने नहीं देते, लेकिन तुम यहाँ आकर नशा करने लगे। ये गलत है, मैं नशा नहीं करता। फिर दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग में कैसे पहुंच जाती हैं? उन्होंने कैसे तुमसे बयान लिखवाया था? उस अजनबी औरत ने टेलीफोन के जरिए मुझे मजबूर किया था और तुम मजबूर हो गए थे, जबकि कासिम की माँ की हलाकत का कोई सबूत तुम्हारे खिलाफ नहीं था। वो जान गई थी कि मैं असली कासिम बिन हशाम नहीं हूँ। तुम जिंदा रहोगे तो पता नहीं कितने लोग तुम्हारी असलियत जानते रहेंगे। मर जाओगे तो तुम्हें मुजाहिद आजम समझकर धूमधाम से दफन किया जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही कासिम ने फायर किया। गोली उसके बाजू पर लगी। एल्पा ने फौरन ही जख्मी होने वाले के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसके हाथ से उसके साथी पर गोली चलाई। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अपना ही साथी उसे जख्मी करेगा। नतीजा ये हुआ कि वह तमाम योगा की महारत का दावा करने वाले एल्पा के जेर असर आ गए। वो कासिम के दिमाग में आकर बोली, तुम भी खुद को जख्मी कर लो। मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम दिमागी तवानाई हासिल करो। वो नहीं कहकर इनकार करने लगा, लेकिन एल्पा ने उसे खुद को जख्मी करने पर मजबूर कर दिया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर डीजी को तमाम वाक़यात बताए। डीजी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब हम कल सुबह जाली कासिम का जुलूस निकालेंगे। वो लाउड स्पीकर के जरिए अपनी असलियत और मुजाहिद आजम की वालदा की हलाकत की तमाम रुदाद खुद अपनी ज़ुबान से सुनाता फिरेगा। मैं दूसरे दिन दोपहर को एल्पा के दिमाग में पहुंचा तो जाली मुजाहिद आजम का जुलूस निकल चुका था। तमाम लोग उसे पत्थर मारते रहे। दोपहर तक वो पत्थर खाते खाते मर गया। वहाँ के अवाम अमरीका के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिसने एक जाली कासिम बिन हशाम को धोखा देने के लिए वहाँ भेजा था। मैंने अमरीकी अफसर के ख्यालात पढ़े। ये वही अफसर था जिसने मुझे धोखा देकर डमी कासिम बिन हशाम को लीबिया भेजा था, और वही अफसर उस खुफिया मीटिंग में भी शरीक था जहाँ मुसलमानाने आलम के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे बनाए जा रहे थे। मैंने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब किया तो वह चौंक कर बोला, आप फरहाद साहब? हाँ, लीबिया के अवाम तुम्हारे मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। किन नारों की गूंज तुम्हें सुनाई दे रही है? आप तो जानते हैं वो मुल्क हमेशा से हमारे खिलाफ रहा है, जबकि हमने आपके हुक्म के मुताबिक मुजाहिद आजम कासिम बिन हशाम को लीबिया रवाना कर दिया। कितनी ढिठाई से झूठ बोल रहे हो, ये जानते हुए भी कि हमारी एक ख्याल ख्वानी करने वाली पिछली रात से उसे और डॉक्टर हशमत को ट्रैप कर रही है। आप यकीन करें, ये लीबिया हुक्काम की सियासी चाल है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बेइंतहा नफरत पैदा करने के लिए अपने मुजाहिद आजम को मार डाला है। हम पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने मुजाहिद आजम की डमी भेजी थी। आप गवाह हैं। उस मुजाहिद कासिम बिन हशाम की रिहाई के वक्त आपने उसके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान जाहिर किया था। हम जैसे जहां दीदा टेलीपैथी जाने वाले भी धोखा खा जाती हैं। तुम्हारे किसी हैप्नोटाइज करने वाले ने उस डमी कासिम का ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए वो माजी भूला हुआ था, इसलिए उसके चोर ख्यालात मशकूक नहीं थे। लेकिन लीबिया पहुंचते ही मुजाहिद आजम की वालदा की हलाकत के सिलसिले में उसने डॉक्टर हशमत से मुलाकात की तो सारा भांडा फूट गया। एक माँ ने अपनी जान देकर तुम्हारी साजिशों को इस तरह बेनकाब किया कि अब लीबिया में तुम्हारे रूपोश रहने वाले तमाम जासूस पकड़े जा रहे हैं। वो तुम्हारे तमाम अदावती मंसूबे बयान कर रहे हैं। अब उसके पास अपनी सफाई पेश करने का जवाब था और ना कोई बहाना। वो बेबसी से बोला, आप तो समझते हैं तमाम ममालिक के दरमियान हमेशा सियासी सर्द जंग जारी रहती है और ये ममालिक कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी फ़ायदे उठाते हैं। मुझे तुम लोगों की सियासी जंग से कोई लगाव नहीं। मैं उस जंग की बात कर रहा हूँ जो काहिरा में सोनिया के खिलाफ की गई थी। एक तरफ संगरीला दुश्मन बना हुआ था और दूसरी तरफ तुम्हारी CIA। फिर उसका नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। मैंने कहा था कि सोनिया को हलाक करने की साजिश की सज़ा तुम सबको मिलेगी। क्या मैंने ऐसा कहा था? जी हाँ, आप हमें सज़ा देना चाहते थे, लेकिन सज़ा का अंदाज बदल दिया था और ये शर्त रखी थी कि तमाम कैदी मुसलमान मुजाहिदीन को फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम समेत रिहा किया जाए। और तमाम अमरीकी अकाबरीन ने अपनी जान की सलामती के लिए मेरी शराइत तो तस्लीम कर ली थी। जी हाँ, और हमने तमाम मुसलमान कैदी मुजाहिदीन को रिहा कर दिया था। मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ हूँ, चोर ख्यालात भी पढ़ रहा हूँ। कोई बात बनाए बगैर साफ लफ्ज़ों में बता दो, दो बड़े मुजाहिदीन आज़म फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम कहाँ हैं? देखिए, आप मेरे चोर ख्यालात से ये भी मालूम कर सकते हैं कि बड़े और ख़तरनाक मुजाहिद कहलाने वाले हमारी मालूमात के दायरे से बाहर रखे जाते हैं। हमारी आर्मी के 5 योगा जाने वाले आला अफसरान ऐसे मुजाहिदीन को टॉप सीक्रेट कस्टडी में रखते हैं। हमारे आला हुक्मरान भी उन मुजाहिदीन के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। मैं थोड़ी देर खामोश रहा। उसके चोर ख्यालात से उन योगा जाने वाले 5 अफसरान के नाम, पते और फ़ोन नंबर वगैरह मालूम करता रहा। उसने पूछा कि आप जा चुके हैं या मेरे ख्यालात पढ़ रहे हैं? सोच रहा हूँ। सोनिया को हलाक करने की साजिश के सिलसिले में अमरीकी अकाबरीन को सज़ा देना चाहता था, लेकिन उन्हें ज़िंदा छोड़ने के लिए मुसलमान मुजाहिदीन की शर्त रखी थी। शायद ये अकाबरीन ज़िंदा रहना नहीं चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं। ज़िंदगी सबको अजीज़ होती है, मगर आप ये मजबूरी समझे कि आर्मी के सिर्फ 5 योगा जाने वाले अफसरान उन मुजाहिदीन के ज़िम्मेदार हैं। उन ज़िम्मेदारों का ताल्लुक़ हुकूमत अमरीका से है, लिहाजा 2 घंटे बाद वहाँ के अकाबरीन में से एक मारा जाएगा।
हर एक की मौत एक एक घंटे बाद होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी आखिरी वार्निंग के वक्त कुछ ना बोलो। 1 घंटे बाद यही मुजाहिदीन आजम फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम को रिहा ना किया गया तो यही समझा जाएगा कि जो बुज़दिल सुपर पावर सोनिया जैसी एक औरत को हलाक ना कर सका, वो उन दोनों मुजाहिदीन आजम को हलाक कर चुका है। मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। तुम तमाम अकाबरीन की आखिरी फरियादें सुनोगे। इसके 1 घंटे बाद सज़ाए मौत का सिलसिला शुरू होगा। दैट्स ऑल। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। पेरिस में एक खूबसूरत झील के किनारे हमारे कई कॉटेजेस थे। उनमें से एक कॉटेज में मैं वक्त गुजार रहा था। एक खिड़की के पास बैठा दूर तक झील का नज़ारा भी कर रहा था। वहाँ साहिल की तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों की चहल पहल थी। मैं उन्हें देखता रहा। फिर कुछ सोचकर ख्याल ख्वानी के जरिए इसराइल की आर्मी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ब्रेन आदम के दिमाग में पहुंचा। उसने सोच की लहरों को महसूस करते ही जल्दी से पूछा, कौन? हेल्पा? मैंने कहा, वो तो तुम्हारे लिए ख्वाब हो गई। ओह, आप फरहाद साहब हैं। आप हमारे ताउन से खुश होंगे। हमने आपके हुक्म के मुताबिक फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम को रिहा कर दिया था। तुमने मेरे हुक्म से नहीं, अमरीकी अकाबरीन से गठजोड़ करके मुसलमान डमी मुजाहिदीन को रिहा किया था। जो धोखा अमरीकी अकाबरीन ने हमें दिया वही तुमने भी दिया। अब उन्हें 2 घंटे बाद जो सज़ाएं मेरी तरफ से दी गई थी वही सज़ाएं तुम्हें भी दी जाएंगी। प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। मैं पहले ही अल्पा की गुमशुदगी से परेशान हूँ। आप मेरे चोर ख्यालात पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अमरीकी सीक्रेट एजेंसी ने फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम को तुम्हारे खुफिया अंडरग्राउंड सेल में छुपाने के लिए दिया था। तुमने उन्हीं दोनों को रिहाई दी थी। इसका मतलब है अमरीकियों ने तुम्हें भी डमी मुजाहिदीन देकर धोखा दिया था। थैंक्स गॉड, तुमने मेरी सच्चाई मालूम कर ली। ये भी मालूम कर लिया कि उन मुजाहिदीन को छुपा कर रखने में तुमने अमरीकियों का साथ दिया है। मैं मानता हूँ वो दोनों डमी थे, लेकिन तुम नहीं जानते थे। तुम्हारे लिए तो इतना ही जानना काफ़ी था कि वो मुसलमान कहती हैं और मुसलमानों से दुश्मनी यहूदियों की गुट्ठी में पड़ी है। नहीं, ये बात नहीं। अमरीकी हुकूमत से हमारा मुआहदा है, ख्वाह किसी भी मज़हब या कौम के कैदी हों, हम उन्हें एक दूसरे के मुल्क ट्रांसफ़र करके उन्हें छुपा कर रखेंगे। ना कि इधर से पकड़ो या उधर से। एक ही बात है कि तुमने 2 मुसलमान कैदियों को अंडरग्राउंड सेल में रखा था, जबकि किसी मुसलमान ने तुम्हारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बरक्स एक अमरीकी बाशिंदा थॉर नाइवन तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाली अल्पा को ले भागा। तुमसे कितनी बड़ी दुश्मनी की जा रही है और तुम गधे के बच्चे मुसलमानों के खिलाफ उनका साथ दे रहे हो। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, आप मेरी गलती की कोई भी सजा दें, मैं मौत से नहीं डरता। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी कौम एल्पा को तलाश करने और उसे वापस लाने के लिए परेशान है। वो तो नहीं मिलेगी। अलबत्ता त्राबल्स के एक अस्पताल के मुर्दा खाने में उस थॉर नाइवन की लाश मिलेगी जो एल्पा को ले गया था। वो चलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, फिर तो एल्पा त्राबल्स में मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी ये थॉर नाइवन की लाश नहीं बता सकेगी। अपनी खुफिया एजेंसियों से कहो अपनी एल्पा को त्राबल्स में तलाश करें। वो गिड़गिड़ा कर बोला, मिस्टर फरहाद, आप हमें बता सकते हैं। किस खुशी में बताऊं? देखिए, हमारे दरमियान दुश्मनी रहती है, लेकिन हालात के मुताबिक समझौते भी होते रहते हैं। हम आपके काम आएंगे, प्लीज़ आप हमारे काम आएँ। तो पहले तुम हमारे काम आओ। असली मुजाहिदीन फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम का मुतालबा अमरीकी हुकाम से करो। तुम जब भी उन मुजाहिदीन को हमारे हवाले करोगे उसी वक्त एल्पा तुम्हें मिल जाएगी। आप सच कह रहे हैं? हाँ, हमें यकीन है। आप ज़ुबान के धनी हैं, जो कहते हैं वो कर दिखाती हैं। हम एल्पा को हासिल करने के लिए अमरीकी हुकाम से टकरा जाएंगे। और एक बात सुन लो, एल्पा जैसी टेलीपैथी जानने वाली के बगैर तुम्हारी कुव्वत आधी रह गई है। तुम्हारे पास सिर्फ एटम बम और मिसाइल वगैरह रह गए हैं। उनसे तुम किसी भी मुल्क पर ज़ाहरी हमले कर सकते हो। अनदेखे और अंदरूनी हमले सिर्फ टेलीपैथी के जरिए की जा सकती हैं। मेरी इन बातों के पेश नज़र समझो कि अमरीकी तुम्हारी धौंस में नहीं आएंगे। आप दुरुस्त फरमाते हैं। हम एल्पा के बगैर उन्हें अपने दबाव में नहीं रख सकेंगे। प्लीज़, ऐसे बुरे वक्त में आप ही हमारे काम आ सकते हैं। बेशक मैं काम आऊँगा। आर्जी तौर पर मेरी बहू सानी तुम्हारे काम आएगी। तुम ऐलान कर दो कि एल्पा वापस आ गई है। सानी तुम्हारी तरफ से एल्पा का रोल अदा करेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी एल्पा को ही वापस कर दें? बिल्कुल हो सकता है। हमारे 2 मुजाहिदीन आज़म पहले वापस कर दो। वो हमारे पास नहीं थे। रिहाई के वक्त वो दोनों तुम्हारे अंडरग्राउंड सेल से निकाले गए थे। अब वो डमी क्यों थे, ये सवाल अमेरिका से करो। मेरा वक्त ज़ाया करोगे तो मैं तुमसे कोई समझौता नहीं करूँगा। आप समझौता करें, प्लीज़ अपनी बहू को भेज दें। हम एल्पा की वापसी का ऐलान करते ही अमरीकी हुकाम से निमटना शुरू कर देंगे। जलाल पाशा और सना ईरान में थे। मैंने उन्हें लीबिया, अमरीका और इसराइल के हालात बताए। उन्हें फ़िलहाल आराम करने को कहा। सानी को हिदायत की कि वह भी अफ़गानिस्तान में ख्याल ख्वानी ना करे। वो ब्रेन आदम के पास जाकर एल्पा का रोल अदा करे। मैं ईरान में डमी फरहाद गिलानी के मामला संभाल लूँगा। सानी दरअसल जिस्मानी तौर पर बाबा साहब के दायरे में थी, क्योंकि उसका पारस अपने भाई पोरस के साथ ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाला था। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए अफ़गानिस्तान में डमी मरहबा तौसीफ़ के सिलसिले में मालूमात हासिल करती रहती थी। उसने मुझे मरहबा तौसीफ़ की मौजूदा मसरूफियात के बारे में कुछ बातें बताईं।
फिर ख्याल ख्वानी के जरिए इसराइल में ब्रेन आदम के पास चली आई। उसे मुखातिब किया, हेलो बिग ब्रदर। वो चौंक कर बोला, तुम एल्पा, तुम आ गई। सानी ने एल्पा के अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या ये हंसी भी एल्पा जैसी नहीं? अगर है तो मेरा लबो लहजा और आवाज़ एल्पा जैसी क्यों नहीं होगी? वो ज़रा मायूस होकर बोला, ओह तुम सानी हो, मैं कोई भी हो सकती हूँ, तुम वही करो जो पापा कह चुके हैं। मैंने डमी फरहाद गिलानी के ख्यालात पढ़े। वो तेहरान में था। उसे खुफिया तौर से इतला पहुंचा दी गई थी कि डमी कासिम बिन हशाम त्राबल्स में मारा गया है। यह भेद खुल चुका है कि तेहरान पहुंचने वाला फरहाद गिलानी भी असली नहीं है, लिहाजा वो डमी एक जगह रुपोश हो गया था। मैंने ईरानी काबरीन को बताया कि वो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन उसे गिरफ्तार ना किया जाए तो बेहतर है। मुझसे पूछा गया, आप क्या चाहते हैं? उसे दौड़ाया जाए, कहीं एक जगह छुपने ना दिया जाए। वो मजबूर होकर ईरान से बाहर आजिज़ और परेशान होकर आलमी मीडिया के जरिए बताए कि नकली मुजाहिद बनकर ईरान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करने आया था, लेकिन अब उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही। ये अमरीकी चालबाजियों को बेनकाब करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन ईरान के बाहर किसी भी मुल्क में खुफिया अमरीकन एजेंसी वाले उसे कुछ कहने का मौका नहीं देंगे। उससे पहले उसे गोली मार देंगे। मैं उस दुश्मन डमी फरहाद की हिफाजत करूंगा। इस तरह अमरीकन खुफिया एजेंसी वाले मेरी नज़रों में आते रहेंगे। ईरानी काबरीन ने मुझसे मुत्तफिक होकर मेरे मंसूबे के मुताबिक उस जगह का मुहासरा शुरू कर दिया जहां वह छुपा हुआ था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, फरहाद गिलानी, फरहाद अली तैमूर तुमसे बात कर रहे। उसे पहले ही खुफिया तौर से मालूम हो चुका था कि भेद खुल गया है। वह ईरान छोड़कर जाने की तैयारियां कर रहा था। रात ही रात राजदारी से कार के जरिए सरहद पार करके पाकिस्तान जाना चाहता था। अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को महसूस करके खौफजदा होकर बोला, आप? सिर्फ मैं ही नहीं, ईरानी पुलिस तुम्हारी इस रहायशगाह का मुहासरा कर चुकी है। उसने फ़ौरन ही रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने कहा, तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि तुम मुहासरा करने वालों से मुकाबला नहीं करोगे, बल्कि उनके हाथ आने से पहले खुदकुशी कर लोगे। हाँ, मैं यही करूँगा। मेरी मौत के बाद मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम आएगा कि उन्होंने अपने एक मुजाहिद फरहाद गिलानी की जद्दोजहद और कुर्बानियों की कदर नहीं की, उसे एक सियासी पॉलिसी के मुताबिक मार डाला। मैं मरते मरते भी इन ईरानी मुसलमानों को बदनाम कर जाऊँगा। बड़े ज़बरदस्त अमरीकी चमचे हो, चलो खुदकुशी करो और ईरानी मुसलमानों को बदनाम करो। कम ऑन, शूट योर सेल्फ। उसने रिवॉल्वर की नाल को अपने सीने पर दिल की जगह रखा, फिर ट्रैगर को दबाया। खट की आवाज़ आई, लेकिन गोली नहीं चली। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू के दौरान में तुम्हें गायब दिमाग रखकर रिवॉल्वर खाली करा दिया। तमाम गोलियों को तुमने खुद ही खिड़की के बाहर फेंक दिया था। चलो फिर से इसे लोड करो। वो परेशान होकर खला में तकते हुए बोला, तुम फिर गायब दिमाग बनाकर मेरा रिवॉल्वर खाली कर दोगे? मैं खेल दोबारा नहीं खेलता। तुम्हारे पास रिवॉल्वर होगा तो उसे लोड करोगे। उसने चौंक कर अपने दोनों हाथों को देखा। उसे पता ही ना चला कि कब उसने गायब दिमाग होकर रिवॉल्वर को दूर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। बाहर से एक पुलिस अफसर वार्निंग दे रहा था कि फरहाद गिलानी हथियार फेंककर दोनों हाथ उठाकर बाहर चला आए। मैंने कहा, कैसी मजबूरी है, आदमी मरना भी चाहे तो खुदकुशी नहीं कर सकता। अब तो तुम्हें बाहर जाना ही होगा। वो दोनों हाथ उठाकर जाने लगा। मैंने पुलिस अफसर से कहा, अपनी पूरी टीम को यह बता दो कि अमेरिका के खिलाफ कुछ उगलने से पहले खुदकुशी करना चाहते हैं, लिहाजा इसे मरने का मौका न दिया जाए। इसे अभी टीवी स्टूडियो ले चलो। मैंने वहाँ के अकाबरीन से कहा, वो मुजरिम किसी भी वक्त मौका पाकर अपनी जान दे देगा, लिहाजा यहीं से सैटेलाइट के जरिए उसे दुनिया के सामने पेश किया जाए और उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाए। मेरे इस मशवरे पर फ़ौरन अमल किया गया। वह डमी फरहाद गिलानी कैमरों के दरमियान माइक के सामने कभी असल बात न बताता। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो वह तमाम सच्चाइयाँ उगलने लगा। इस सिलसिले में जो वीडियो फिल्में तैयार की गईं उन्हें अमेरिका और इसराइल के काबरीन के पास भेजा गया। उससे पहले इसराइली वजीर खारजा और इंफॉर्मेशन सर्विस के जरिए ये ऐलान कर दिया गया कि एल्पा इसराइल वापस आ गई है। एल्पा ने तमाम अमरीकी काबरीन से रब्ता किया। उनमें से एक ने कहा, तुम अचानक गई थी फिर वापस कैसे आ गई? अगर अचानक गई थी तो वापस आ गई हूँ। अगर दुश्मनों ने अगवा किया था तो फिर दुश्मनों से अच्छी तरह निमट कर आई हूँ। हमें खुशी है कि हमारे हमायती इसराइल की ताकत लौट आई है। एल्पा ने कहा, यह ताकत आप हजरात से असल मुजाहिदीन आज़म फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम का मुतालबा कर रही है। तुम उनका मुतालबा क्यों कर रही हो? इसलिए कि उन्हें असली कहकर आप लोगों ने दोनों मुजाहिदीन को हमारे हवाले किया था। फिर आपकी हदायत के मुताबिक उन्हें इसराइल के अंडरग्राउंड सेल से रिहा किया गया, लेकिन दोनों नकली साबित हो चुके हैं। फरहाद ने वार्निंग दी है। वो नकली इसराइल से भेजे गए थे, इसलिए असली भी हमसे तलब किए जा रहे हैं, वरना 2 घंटों के बाद भयानक इंतकामी अंजाम सामने आएगा। हम आपके हमायतियाँ हमें मुसीबत में न डालें। दोनों मुजाहिदीन को हमारे हवाले कर दें। उसी वक्त मैंने मुतल्लिका अमरीकी फ़ौज के आला अफसर को मुखातिब किया, मैं हूँ फरहाद। 1 घंटा गुजर चुका है। अगले 1 घंटे के बाद सज़ाओं का सिलसिला शुरू होगा। एक हाकिम ने कहा, मिस्टर फरहाद, हम तमाम अकाबरीन इंटरकनेक्शन के ज़रिए आपकी बातें इस फ़ौजी अफसर की ज़ुबान से सुन रहे हैं। आप यकीन करें, बल्कि हम सब के चोर ख्यालात पढ़ लें। हमारे आर्मी के वो 5 आला अफसरान जो योगा के माहिर हैं और जिन्होंने दोनों मुजाहिदीन को कहीं कैद कर रखा है, वो 5 अफसरान भी अचानक रूपोश हो गए हैं।
हम फ़ोन के ज़रिए मुसलसल रब्ता करने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही रब्ता होगा हम उन्हें हुक्म देंगे कि दोनों मुजाहिदीन को आपके हवाले कर दिया जाए। मैंने कहा, ओहो, उन 5 योगा जाने वाले अफसरों ने तो तमाम अकाबरीन को जिंदा रखने के लिए बड़ी चालाकी दिखाई है। जब तक उन्हें तलाश किया जाएगा और वो मुजाहिदीन हमारे हवाले किए जाएंगे, उस वक्त तक तुम उन तमाम अकाबरीन जिंदा रहोगे। क्यों रहोगे ना? देखिए जनाब, सूरत हाल आपके सामने है। वो मुजाहिदीन हमारी कस्टडी में होते तो अभी आपके पास पहुंचा देते। हाँ, ये मजबूरी है। पहले उन 5 अफसरों को तलाश करना होगा। वो एक दिन में भी हाथ आ सकते हैं, 1 बरस में भी, 10 बरस में भी और 100 बरस में भी तलाश किए जा सकते हैं। उस वक्त तक आप सब ऐशो इशरत से जिंदा रहेंगे। आप ऐसी बातें ना करें। उन 5 को तलाश करने में बरसों नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसा नुस्खा है कि वो चंद घंटों में सामने आ जाएंगे। वो सब परेशान हो गए। एक ने पूछा, वो खुद सामने कैसे आएंगे? मैंने 2 घंटों की मोहलत दी थी। 1.5 घंटा गुजर चुका है। अब आधे घंटे में तुम सब अपने नामों की पर्ची निकालो कि पहले कौन मरेगा। वैसे तो सभी अकाबरीन को 2-2 घंटे के वक्फे से मरना है, लेकिन आगे पीछे की बात है। पहले कौन, बाद में कौन और उसके बाद कौन, अपनी कुरानदाजी कर लो। या उन 5 से पूछ लो कि क्या वो तुम्हारी मौत चाहती हैं। लेकिन उन 5 से राब्ता? शट अप। राब्ता तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं तो मौत के बाद हो जाएगा। तुम्हारे मरने के बाद दूसरे अकाबरीन ओहदे संभालने आएंगे, वो भी इसी तरह मरते रहेंगे। दैट्स ऑल। वो मुझे पुकारने लगी। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर उन्होंने समझ लिया कि मैं जा चुका हूँ। एक ने कहा, वो चला गया है, आधे घंटे बाद आएगा। दूसरे ने पूछा, क्या हम उन 2 मुजाहिदीन की खातिर अपनी मौत की पर्चियाँ निकालें? मैं तो नहीं मरूंगा। इस सरकारी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा। हम सभी मौत के खौफ से इस्तीफ़े दे देंगे। तो अमरीकी हुकूमत कहाँ रहेगी? हुकूमत की दाखिली पॉलिसी सब ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के तमाम ममालिक से टेलीफोन और फैक्स आते रहेंगे और जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। नहीं, दुनिया के सामने सुपर पावर की कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएगी। उन्होंने इंटरकनेक्शन से सानी की बातें सुनी। मैं बड़ी देर से फरहाद अली तैमूर और तुम सब की बातें सुन रही हूँ। पहले ही कह चुकी थी कि वो लोग हम यहूदियों से उन मुजाहिदीन का मुतालबा कर रहे हैं। अब समझ में आया कि जान के लाले पड़ गए हैं। प्लीज़ अल्पा कुछ करो। अब तो आधा घंटा भी नहीं रहा, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं। जिंदा सलामत रह सकते हो उन 5 योगा जानने वाले अफसरान को बुलाओ। भाई गॉड, फरहाद भी हमारे चोर ख्यालात पड़ चुका है। तुम भी पढ़ चुकी हो। हम वाकई नहीं जानते कि वो 5 अफसरान कहाँ रूपोश हो गए हैं। हम उनसे कैसे रब्ता करें? तुम सिर्फ उन्हें मुखातिब करो। जिस तरह मैं अभी तुम्हारे दरमियान छुपी हुई थी, उस तरह उन 5 के ज़ेरे तरबियत रहने वाले महाराज और महेश अभी तुम सब के दरमियान हैं और तुम्हारी अहम बातें उन 5 तक पहुँचा रहे हैं। एक आला अफसर ने कहा, बेशक वो 5 हमारी बात सुनकर भी खामोश हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि सिर्फ 2 मुसलमान मुजाहिदीन की खातिर अमेरिका के तमाम अकाबरीन को मौत के हवाले ना करें। थोड़ी देर बाद मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। एक हाकिम ने इसे ऑन करके पूछा, हेलो कौन? उन 5 में से एक की आवाज़ सुनाई दी, मैं बोल रहा हूँ। हम आप लोगों को मौत के हवाले नहीं करेंगे। फरहाद आए तो उससे थोड़ी मोहलत ले लें, हम पहुँच रहे हैं। तमाम अकाबरीन ने खुश होकर इत्मीनान का सांस लिया। मैंने सलमान, जलाल पाशा, सना को बुला लिया। सानी को भी समझा दिया कि हमारा अगला कदम क्या होगा। उन्हें समझाने के बाद मैं एक आला अफसर के ज़रिए फिर उनसे मुखातिब हुआ। उन्होंने कहा, उन 5 से रब्ता हो चुका है, वो आ रहे हैं। प्लीज़ आप थोड़ी सी मोहलत दे दें। तुम तमाम अकाबरीन एक दूसरे से दूर रहो। इंटरकनेक्शन के ज़रिए टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे हो। मैं इसी शर्त पर मोहलत देता हूँ कि तुम सब अभी आर्मी हेडक्वार्टर में चले हो। वो आर्मी के 5 योगा जानने वाले भी वहीं आएंगे। उनसे गुफ्तगू के दौरान में मैंने सलमान, जलाल पाशा और सना को 4 फौजी आला अफसरान के दिमागों में पहुँचा दिया। सानी तो पहले ही सबके दिमागों में पहुँची हुई थी। वह तमाम अकाबरीन अपनी अपनी रहायशगाह से निकलकर आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो चुके थे। हमने उनका इंतज़ार किया। जब वो पहुंच गए और वो 5 अफसरान भी आ गए तो मैंने एक जूनियर अफसर की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर मौजूद हूँ। मुझे यकीन हो चुका है कि यहाँ के अकाबरीन ज़िंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए फिर धोखा दे रहे हैं। उन 5 में से एक आला अफसर ने कहा, कैसा धोखा? मैं योगा का माहिर हूँ। आप मेरे दिमाग में आकर देख लें, मैं सांस रोककर सोच की लहरों को बाहर कर दूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे साथ आने वाले बाकी 4 अफसरान जाली हैं, सांस नहीं रोक सकेंगे। यहाँ सिर्फ 5 की गिनती पूरी करने आए हैं। ये जितने अकाबरीन हैं, इनके चोर ख्यालात से पता चल गया कि 5 में से एक असली है, बाकी मुझे बहलाने के लिए हैं। एक हाकिम ने योगा जाने वाले अफसर से कहा, यह क्या मजाक है? हमारी ज़िंदगी एक खिलौना है। तुम अपने साथ 4 डमी अफसरान को लाते वक्त ये क्यों भूल गए कि मिस्टर फरहाद ख्यालात पढ़कर तुम्हारे फ्रॉड को समझ लेंगे? मैंने कहा, इस योगा जाने वाले को अभी तक यकीन नहीं आया। मैं यहाँ के अकाबरीन को एक एक करके मौत की सज़ा दे सकता हूँ। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये सज़ा का वक्त है, लिहाजा एक मर जाए और यकीन दिलाए कि मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। सलमान ने एक सरकारी ओहदेदार के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो फ़ौरन उठकर खड़ा हुआ। अपने लिबास में से रिवॉल्वर निकालकर बोला, तुम में से कौन मरेगा? किसी को तो मेरे हाथ से मरना होगा। तुम लोगों ने अपनी मौत की पर्चियाँ क्यों नहीं निकाली? क्या इस तरह मौत से बच जाओगे? वो सरकारी ओहदेदार रिवॉल्वर लिए चारों तरफ घूम घूम कर तमाम अकाबरीन को निशाने पर रखते हुए बोलता जा रहा था।
फौज के दूसरे मुसल्लह सिपाही अपनी अपनी गन सीधी करके उस ओहदेदार से कह रहे थे कि वो रिवॉल्वर फेंक दे। ओहदेदार ने जवाबन एक सिपाही की तरफ इस तरह गोली चलाई कि वो मर ना सके। उसके गोली चलाते ही कई तरफ से गोलियां चलने लगीं। वो ओहदेदार ज़मीन पर गिरते गिरते गोलियों से छलनी हो गया। उसके दम तोड़ते ही खामोशी छा गई। मैं जूनियर अफसर की ज़ुबान से बोला, तो मकाबरीन में से एक बेचारा तुम्हारी ही गोलियों से छलनी हो गया। अब मैं अपने मंसूबे के मुताबिक 2 घंटे बाद आकर दूसरे की मौत बन जाऊंगा। वैसे वादा करता हूँ 5 योगा जानने वाले यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में आ जाएंगे तो अकाबरीन में से दूसरा कोई हलाक नहीं होगा। जस्ट आफ्टर 2 आवर्स, दैट्स ऑल। आर्मी हेडक्वार्टर में एक सरकारी ओहदेदार मारा गया और पूरी आर्मी तमाशा देखती रही। बाकी अकाबरीन के दिलों में ऐसी दहशत पैदा हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। बार बार घड़ी देख रहे थे और योगा जाने वाले अफसर से गुस्से से कह रहे थे, तुम्हारी वजह से हमारे मुल्क का एक अहम ओहदेदार मर गया। तुम इसकी हलाकत के जिम्मेदार हो। तुमने खुद को बहुत ज़्यादा ज़हीन समझकर ख्याल ख्वानी करने वाले को धोखा देने की हमाकत की है। फ़िज़ाई, बहरी और बर्री अफ़वाज के सरबराह ने उस योगा जाने वाले अफसर से कहा, तुमने बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। हम हुक्म देते हैं कि तुम्हें हिरासत में रखा जाए। तुम यहाँ से फ़ोन के ज़रिए या महाराज और महेश के ज़रिए अपने 4 योगा जाने वाले साथी अफसरान को अभी बुलाओ। ये हुक्म सुनते ही 2 अफसरान ने योगा जाने वाले से हथियार और गोलियां ले लीं। उसके लिबास की तलाशी ली गई। जो चीज़ें बरामद हुई उन्हें तहवील में ले लिया। फिर एक अफसर ने उसे मोबाइल फ़ोन देकर कहा, तुम उन 4 साथी अफसरान से रब्ता करो। उसने कहा, फ़ोन की ज़रूरत नहीं, महाराज मेरा पैगाम लेकर गया है। उन चारों के पते और फ़ोन नंबर बताओ। सॉरी सर, अपने पैगाम का जवाब आने के बाद बताऊंगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद आकर कहा, मुझे पैगाम का जवाब मिल चुका है। वो चारों कह रहे हैं कि आप तीनों सुपर पावर कहलाने वाले मुल्की फ़िज़ाई, बहरी और बर्री अफ़वाज के सरबराह हैं और एक फरहाद के सामने हथियार डालने हैं, लेकिन वो नहीं झुकेंगे। आप फरहाद से कह सकते हैं कि उसके मुजरिम हम हैं, वो असूलन हमसे इंतकाम ले। अमरीकी अकाबरीन को मार डालने से ना हम उसके हाथ लगेंगे और ना उसके दोनों मतलूबा मुजाहिदीन मिलेंगे। वह मर्द का बच्चा है तो बेगुनाह अमरीकी अकाबरीन को हलाक ना करे, हमें हलाक करने आए और अपने मुजाहिदीन को ले जाए। मैंने सलमान, जलाल पाशा, सना और सानी को इसलिए बुलाया था कि वो 5 आर्मी हेडक्वार्टर में आएंगे तो मेरी ये तमाम टेलीपैथी जाने वाले दूसरे अकाबरीन को आलाकार बनाकर उन 5 पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी करते उनके दिमागों में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बड़ी चालाकी दिखा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक योगा जाने वाले साथी को वहां भेजा। अब सूरत हाल ये थी कि दूसरे अकाबरीन को हलाक करना सरासर नाइंसाफ़ी थी। वो चारों अपने मुल्क की तीनों फ़ौज के सरबराहान से बगावत कर रहे थे। ज़ाती तौर पर अपनी जंग मुझसे लड़ना चाहते थे। मैंने अपने टेलीपैथी जाने वालों से कहा, अब इस योगा जाने वाले को जख्मी करते ही हम सब एक वक्त इसके दिमाग में पहुंचकर इसके चारों साथियों के मौजूदा पते मालूम करेंगे। सानी और सलमान इसके दिमाग से महाराज और महेश के बारे में मालूमात हासिल करते रहेंगे। ये प्लान करते एक फ़ौजी अफसर के जरिए योगा जाने वाले को गोली मारकर जख्मी किया। इसके साथ ही हम सब उसके ख्यालात पढ़ने के लिए दिमाग में पहुंच गए। वहाँ के आला अफसरान उस गोली मारने वाले अफसर को हिरासत में लेकर पूछ रहे थे कि उसने गोली क्यों चलाई। उसने कहा, मैंने गायब दिमाग रहकर ऐसा किया है। टेलीपैथी जाने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने एक जूनियर अफसर की ज़ुबान से कहा, हाँ हम मौजूद हैं। अगर आप फ़ौजी सरबराहान अपने अकाबरीन को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो फ़ौरन एक्शन में आएँ। वो चारों योगा जाने वाले वाशिंगटन में मौजूद हैं। मैंने उन चारों के पते बताकर कहा, फ़ौरन फ़ोन से रब्ता करके वाशिंगटन आर्मी और पुलिस को हुक्म दें कि उनका मुहासरा किया जाए और वाशिंगटन के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जाए। प्लीज़ हरी अप। फ़ौज के वो तीनों सरबराहान फ़ोन के ज़रिए मेरी हदायत पर अमल करने लगे। हम टेलीपैथी जाने वाली दूसरी तरफ से फ़ोन पर बात करने वाले इंटेलिजेंस और पुलिस वालों के दिमागों में पहुंच गए। हमें ये मालूम था कि महाराज और महेश ने उन चारों को ये बता दिया होगा कि एक योगा जाने वाले अफसर को ज़ख्मी करके उसके ख्यालात पड़े जा रहे हैं और फरहाद किसी वक्त भी वहाँ पहुँच सकते हैं। उधर तमाम अकाबरीन भी अपनी सलामती चाहते थे, इसलिए वो भी फ़ोन वगैरह के ज़रिए पुलिस और सुराग रसानों का जाल बिछा रहे थे। हम सब ने वहाँ के एक पुलिस अफसर को आलाकार बनाकर उन्हें उन चारों की खुफिया रिहाजगाह तक दौड़ाया। वो 2 गाड़ियों में बैठकर वहाँ पहुँचे, लेकिन इतनी जल्दबाजी के बावजूद देर हो गई। आसपास के बंगलोज़ में रहने वालों ने बताया कि थोड़ी देर पहले सामने वाले प्लेग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर आया था। उसमें 6 अफराद बैठ कर गए हैं। 6 का मतलब यही हो सकता था कि 4 योगा जाने वाले अफसरान और बाकी 2 महाराज और महेश। पुलिस अफसरान वायरलेस और फ़ोन वगैरह के जरिए तमाम फ्लाइंग कंपनी से रब्ता करके मालूम करना चाहते थे कि फ़लाँ वक्त किस फ्लाइंग कंपनी से हेलीकॉप्टर वहाँ आया और वो कहाँ गया। जवाब में तमाम फ्लाइंग क्लब्स वाले लाइलमी ज़ाहिर कर रहे थे। महाराज और महेश ने किसी फ्लाइंग क्लब वालों को पहले से ट्रैप किया होगा और वो उनके तनवीमी अमल पर मजबूर हो गए होंगे। वैसे पूरे अमेरिका की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया कि जहाँ भी कोई हेलीकॉप्टर उतरे वहाँ गूंगे बनकर 6 अफराद को हिरासत में लेकर फ़ौरन इतला दें। थोड़ी देर बाद फिलाडेल्फिया की पुलिस ने इतला दी कि वहाँ हाईवे से दूर एक मैदानी इलाके में एक हेलीकॉप्टर है मगर उसमें कोई नहीं है। 3 कारों के पहियों के निशानात पाए गए हैं। वो निशानात हाईवे तक पहुँचकर नाकाबिले शनाख्त हो गए क्योंकि हाईवे पर बेशुमार गाड़ियाँ चलती रहती हैं। आगे हाईवे 3 मुख्तलिफ सिमतों में जाते हैं, न्यूयॉर्क, टोरंटो और शिकागो की तरफ।
फिर ये कि 3 गाड़ियां गई थी, यानी अब वो 2-2 की टीम बनाकर एक एक कार ले गए थे ताकि 6 की तादाद में पहचाने ना जा सकें। मैंने अपने आलाकार अफसर को मजबूर किया कि उस खुफिया बंगले के आसपास रहने वालों से उन 6 अफराद का हुलिया मालूम करे। वो मेरी मर्जी के मुताबिक उनसे मालूमात हासिल करने लगा। तकरीबन सभी ने कहा उनमें से 4 अमरीकी थे और 2 गैर मुल्की। अफसर ने पूछा क्या वो दोनों एशियाई थे। जवाब मिला वो एशियाई से ज़्यादा मिडल ईस्ट के रहने वाले लगते थे। उनकी दाढ़ी मूंछें थी। वो दोनों कभी बंगले में नजर नहीं आए। जब हेलीकॉप्टर आया तब वो अमरीकियों के साथ नजर आए। महाराज और महेश की दाढ़ी मूंछें नहीं थी और वो अपने रंग और चेहरे वगैरह से मिडल ईस्ट के नहीं लगते थे। मेरा दिल कहने लगा कि वो चारों मतलूबा मुजाहिदीन फरहाद गिलानी और कासिम बिन हशाम होंगे। उन चारों ने उन्हें खुफिया बंगले में कैद कर रखा होगा। महाराज और महेश के जरिए उन पर तनमीम अमल कर दिया होगा, इसलिए वो दोनों ताबे की तरह उन चारों के साथ चले गए। तमाम अकाबरीन और फौजी अफसरान आर्मी हेडक्वार्टर में बैठे उन चारों की गिरफ्तारी की इतला सुनने के मुंतजिर थे। मैंने जूनियर अफसर की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। तीनों अफवाज के सरबराहान को मेरा मशवरा है कि उन चारों को गिरफ्तार ना किया जाए। पुलिस और सुराग रसानों को इस जहमत से बाज रखा जाए। वो चारों मेरा शिकार हैं, मैं उनसे निमट लूँगा और यहाँ के अकाबरीन को अब मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने उनकी सज़ा ख़त्म कर दी है। तमाम अकाबरीन खुश होकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। सलमान ने मुझसे कहा, आपने उनकी पुलिस और सुराग रसानों को चारों की तलाश करने से बाज क्यों रखा? भाई सलमान, तुम्हारी बेटी यानी मेरी बहू सानी तुमसे ज़्यादा ज़हीन है। क्यों सानी, मैं ठीक कह रहा हूँ तो अपने बाप को जवाब दो। सानी ने कहा, उन चारों के साथ हमारे मतलूबा मुजाहिदीन हैं। वो पुलिस और सुराग रसानों को धमकी देने के लिए उन मुजाहिदीन को किसी तरह का नुकसान पहुँचा सकती हैं। सलमान ने तायद में सर हिलाकर कहा, बेशक उन्हें तलाश नहीं किया जाएगा तो वो हमारे मतलूबा मुजाहिदीन को जिंदा सलामत रखेंगे। जलाल पाशा ने कहा, माशाल्लाह सानी बहुत ज़हीन है। मुझे आप लोगों के साथ रहकर बेहद खुशी हो रही है। इंशाल्लाह मेरी बेटी सना भी आप हजरात से जहानत और तजुर्बात हासिल करती रहेगी। सलमान ने पूछा, उन चारों को कैसे ट्रैप किया जाएगा? मैंने कहा, हम उन चारों को भूल जाएं तो बेहतर है। जलाल पाशा ने हैरानी से पूछा, उन चारों को भूल जाएं बेटे? इसमें तुम्हारी कोई मसलियत है? जी हाँ, उन चारों को ढूंढ निकालने के लिए बड़ी मक्कारी की ज़रूरत है और यह खेल ज़माने भर की मक्कार औरत सोनिया ही खेलेगी।